हिंदगी, हिंदी है जिंदगी। नमस्कार। हिंदी शिक्षण मंच और हिंदी है जिंदगी समाज्ञा आप पर आप सबका स्वागत है चर्चा पर चर्चा कार्यक्रम में। मैं सुषमा रजनीश मुंबई से इस कार्यक्रम की संचालिका आपका स्वागत करती हूँ। जोहार, मैं डॉक्टर रीता लकड़ा आज हिंदी शिक्षण मंच से और संचालित होने वाले इस कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं कोलकाता से हिंदी शिक्षिका आप सभी का हिंदी शिक्षण में पटल पर स्वागत करती हूँ। रिंकी जी मैम। हाँ जी सुषमा मैम। हाँ जी, कार्यक्रम की शुरुआत जी तो किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम लोग सरस्वती वंदना करते हैं और मैं सरस्वती वंदना करने के लिए सुषमा रजनीश मैम जी को हिंदी शिक्षण पटल पर आमंत्रित करती हूँ। मैम, आपका स्वागत है, आप पटल पर आए और सरस्वती वंदना करें। माँ सरस्वती को मेरा सादर नमन और माँ सरस्वती की हम सब पर कृपा बनी रहे, उसके लिए मैंने माँ सरस्वती के लिए कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने कह रही हूँ और माँ सरस्वती से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस कठिन समय में हमारा साथ दें। और मेरे जितने यहाँ पर शिक्षक गण दर्शक दीर्घा में हैं या मेरे साथ यहाँ संचालन कर रहे हैं या वक्ता के स्वरूप में यहाँ हम सबके साथ हैं, सबसे मेरी विनती है कि अंतिम पंक्ति को सब जरूर कहें और जो भी वो पंक्ति कह सकें वो जरूर कहें। हम तक उनकी आवाज ना पहुंचे पर शायद माँ सरस्वती तक उनकी आवाज अवश्य पहुंचेगी। हे माँ, हे माँ, हे माँ सरस्वती, हे माँ, हे माँ, हे माँ सरस्वती, वीणा वादिनी हंस वाहिनी, वीणा वादिनी, वीणा वादिनी हंस वाहिनी, श्वेत पद्म आसीना माँ, श्वेत पद्म आसीना माँ, वरद हस्त यदि होए तुम्हारा, वरद
जड़मति बने प्रवीणा माँ, जड़मति बने प्रवीणा माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ सरस्वती। आज विवल है सगरे प्राणी, आज विवल है सगरे प्राणी, देव बुद्धि है ज्ञान दायिनी, देव बुद्धि है ज्ञान दायिनी, करो पाए कुछ ऐसा माता, करो पाए कुछ ऐसा माता, मिले मुक्ति इस रोग से माँ, मिले मुक्ति इस रोग से माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ सरस्वती। जो तुम चाहो ज्ञान पुंज को, जो तुम चाहो ज्ञान पुंज को, खोल के रख दो माँ संप्रति, खोल के रख दो माँ संप्रति। जो वैज्ञानिक जतन कर रहे, जो वैज्ञानिक जतन कर रहे, उनका प्रयत्न सफल हो माँ, उनका प्रयत्न सफल हो माँ, हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती। जोड़ के कर हम सब शिक्षक गण, जोड़ के कर हम सब शिक्षक गण, आज उपस्थित तेरी शरण में, आज उपस्थित तेरी शरण में, हे माँ, हे माँ दया करो, हे माँ दया करो, हे माँ दया करो, हे माँ दया करो। माँ सरस्वती हमारी इस विनती को अवश्य सुनेंगी। वो तो माँ है, शिक्षा की ही नहीं, वो तो हर तरह का फल हमको दे सकती है। तो माँ सरस्वती के चरणों में मेरी ये वंदना थी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमें कार्यक्रम बीच में रोकना पड़ा, कुछ व्यवधानों के कारण हम फिर जुड़े हैं और हमें लगता है कि हमारे दर्शक, हमारे सहयोगी, हमारे मित्र, हमारे परिवार के जन हमें अवश्य सुन रहे होंगे। और मैं सबको पुनः एक बार नमस्कार करती हूँ। आज चर्चा पर चर्चा के इस सुंदर आयोजन में, जिसमें हम सब शिक्षकगण शिक्षण की विभिन्न विधाओं पर बातचीत करने एकत्रित हुए हैं। मैं सुषमा रजनीश, हिंदी शिक्षण मंच, हिंदी है जिंदगी और समज्ञा की ओर से आप सबका परिचय अपनी मुख्य अतिथि डॉक्टर सविता मिश्रा जी से करवाना चाहूंगी। डॉक्टर सविता जी मिश्रा जी का परिचय, यह बात जरा अजीब सी लगती है। आप एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप शिक्षण कार्य से निरंतर जुड़ी रही हैं और हम सब जैसी ही शिक्षिका हैं, इसलिए हमारे हृदय के बहुत करीब है। पर जिस तरह की उपलब्धियां आपके पास हैं, जिन्हें इन्होंने अपने सतत प्रयत्न, शिक्षण में निरंतर नए प्रयोग, अपने शोध कार्यों व अपनी पुस्तकों के द्वारा हासिल किया है, वह अनूठी और अनोखी है। इस तरह का उत्तरदायित्व लेना कि शिक्षण के क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोग करें और साथ में अपने शिक्षण को भी इतना प्रभावी बनाए कि अनेक पुरस्कारों से नवाजा जाए, यह उपलब्धि सहज ही नहीं मिलती है। तो मैं कुछ बातें उनके बारे में बताना चाहूंगी। आपके सामने डॉक्टर सविता मिश्रा जी उपस्थित हैं। सविता मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको सादर प्रणाम। तो मैं आज इस पटल पर कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जैसे सूरज को दीपक दिखाना। तो यदि मेरे इस प्रयत्न में कुछ त्रुटियां हो जाएं, तो मैं सविता
मैम आपसे गुजारिश है कि अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिए, शायद आप म्यूटेड हो गई हैं, थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। ये मेरा लगता है माउस हिल जाता है। कहाँ से नहीं सुना सर? कहाँ से नहीं सुन पाए सर? आप बोलिए मैडम, जहाँ हाँ, से आप शुरू कीजिएगा वहीं हाँ से ठीक। आपको सुनूंगा। हाँ ठीक। स्वागत। हाँ, पत्थरों से बुत बनाना है सरल और उसको पूजना भी है सहज, पर द्वार शिक्षा के खोलना नहीं इतना सरल, और नन्ही कोपलों को पुष्प में परिणित करें ये नहीं इतना सहज। जो किया है आपने शिक्षण को एक नया आयाम देकर, नित नए प्रयोग कर नित नए सुझाव देकर, भूल ना पाएगा शिक्षण जगत इस बात को। तो सर आदरणीय सविता जी, मैं आपके विषय में जो भी कह रही हूँ ये मेरे मन से भी निकला है, और मेरी जितनी जानकारी है, जितना छोटा सा ज्ञान है, उससे भी कह रही हूँ। मैं पूरा तो आपको के बारे में नहीं कह पाऊंगी। तो सविता जी संप्रति विद्यासागर कॉलेज एजुकेशन फंसी देवा दार्जिलिंग में प्राचार्य के पद पर आसीन है। आप शिक्षण और विभिन्न विषयों पर शोध कार्य से पिछले कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में वृहद शोध किए हैं, जो न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी प्रकाशित हुए हैं और ख्याति पाते रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी लिखी हुई 40 से भी अधिक पुस्तकें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुकी हैं। मनोवैज्ञानिक अधिगम पर आधारित पुस्तक एटीट्यूड टुवर्ड साइंस तथा प्राइमरी स्तर पर शिक्षण के विभिन्न प्रयोगों से संबंधित पुस्तकों को देश विदेश में सराहा गया है। इस कठिन समय में 1200 से भी अधिक ई कॉन्फ्रेंस, फैकल्टी डेवलपमेंट आदि कार्यशालाओं को अंजाम दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा सहारा भी है शिक्षक गण के लिए। तो सीबीएसई स्कूलों की मुख्य प्रशिक्षक हैं। पुरस्कारों की भी लंबी सूची है। उस लंबी सूची के लिए तो शायद मुझे एक बार फिर से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, विनम्रता शिक्षक का एक बहुत अहम गुण है, और यदि वह इस विनम्रता को, दूसरों के प्रति आदर को रोप कर अपने शिष्यों में नैतिक मूल्यों का गठन कर उनके मूल्यों की पहचान, उनसे उसकी इन मूल्यों से पहचान करा सके, तो वह शिक्षक वास्तविक अर्थ में शिक्षक है। इसी से पीढ़ी दर पीढ़ी संसार में नम्रता, प्रेम, एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान आदि उत्तम गुणों का प्रादुर्भाव होता है, विकास होता है, और वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब मैं सविता मिश्रा जी की बात करती हूँ, तो यद्यपि मैं उनसे ऐसे नहीं मिल पाई हूँ, इस पटल पे ही मिल रही हूँ, ये शायद कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे, तो मैं उनसे मिली नहीं हूँ उस तरह से, पर मैं जितना उनके बारे में जानती हूँ, उनके इस विलक्षण गुण को मैं जरूर पहचानती हूँ। उसका एक उदाहरण और प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे त्रिलोक सर जी। तो श्री त्रिलोकनाथ पांडे जी आपके शिष्य रह चुके हैं, और हम सब उनसे भली भांति परिचित हैं। उनकी विनम्रता, उनकी कर्म के प्रति निष्ठा, उनके ज्ञान को उनके आगे आड़े नहीं आने देते। ज्ञानी है वो, बहुत सी विधाओं में माहिर भी हैं, पर फिर भी विनम्रता को वे कभी नहीं छोड़ते, और दूसरे को आदर देने में उनके जैसा उदाहरण इस समय मेरे पास तो दूसरा नहीं है। इस बात पर तो मैं सविता जी को धन्यवाद कहूंगी, और आपको बधाई भी देती हूँ कि आपने इतने अच्छे शिष्यों को, इतने अच्छे लोगों को संसार को आगे ले जाने में, हिंदी को आगे ले जाने में, हिंदी सेवियों को प्रतिष्ठा दिलाने में, और उनके योगदान, उनको इसमें योगदान करने के योग्य बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। और आपके लिए मेरे पास धन्यवाद ही सबसे सटीक शब्द बैठ रहा है। ये धन्यवाद हम बार बार सुनते हैं और बार बार लोग कहते हैं, पर इस शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो आप सोचिए कि यद्यपि हम इसे बार बार कहते हैं, पर यदि ये मन से कहा गया है जो मैं इस समय कह रही हूँ, तो ये एक अपने आप में बहुत सही और सटीक शब्द है। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपने इस हमारे छोटे से कार्यक्रम में आकर हमें गौरवान्वित किया है, और यही आपकी नम्रता, यही आपकी विनम्रता और आपके सौहार्द और हिंदी के प्रति आपके लगाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो सविता जी, मैं चाहूंगी कि आप कुछ हमारे लिए कहें, इस कार्यक्रम के लिए 2 शब्द आप जरूर कहें। स्वागत आपका। नमस्कार सुषमा जी,
सभी श्रोतागण, हिंदी है जिंदगी और समग्र हिंदी शिक्षण जितने भी संचालक हैं, दर्शक गण हैं और स्पेशल जो अभी ऑर्गेनाइजर हैं, सभी को मेरा सादर नमन। और आप जैसे जानते हैं कि एक गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है, जैसे कि सुषमा जी ने कहा, तो मेरी पहचान मेरे शिष्य हैं, होते रहे हैं और अभी भी एक मेरा शिष्य आपके सामने है, तो वही मेरी पहचान है। और उनको देख के जो खुशी मुझे होती है, उस खुशी को मैं शब्दों में नहीं बोल सकती हूँ, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक पेरेंट्स के लिए उसके बच्चों को प्रोग्रेसिव देखना, उसके बच्चों के प्रोग्रेस को देखना एक सबसे बड़ी अनुभूति है। और एक शिक्षक के लिए भी जब उनके विद्यार्थी प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, तो एक शिक्षक को और कुछ नहीं चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले मार्च 2020 से एक जो इनविजिबल वायरस है उससे हम लड़ाई कर रहे हैं और पता नहीं कि हम किस एक्सटेंट तक जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, कल कौन इसका विक्टिम होगा इनविजिबल वायरस का। फिर भी और जिससे जो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र प्रभावित हुआ है इस कोरोना वायरस से, वो है हमारा शिक्षा का क्षेत्र। फिर भी हम शिक्षकों ने इसको जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हमारी क्षमता है, हमने इसको चालू रखा है। आप जानते हैं कि जब 22 मार्च को भारत में जब लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ बंद हो गया, हमारे इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्री, सभी एरियाज बंद हो गए थे, लेकिन हमने शिक्षा को नहीं बंद होने दिया। हमारे शिक्षक जैसे भी हो इसको चालू करते रहे। स्मार्टफोन, बहुतों के पास लैपटॉप नहीं था, बहुत के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाना नहीं आता था, फिर भी हमने जैसे भी हुआ सीखा। हमारे टीचर के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया और उन्होंने शिक्षा को चालू रखा। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम शिक्षक जो हैं कितने समर्पित हैं अपने प्रोफेशन के प्रति, और ये हमारी सबसे बड़ी देन है इस समाज को। और हम चाहते हैं कि हमारे जो आने वाले विद्यार्थी हैं ये हमसे ये सीखे और जनरेशन टू जनरेशन इस भावना को ले जाएं। क्योंकि आप जानते हैं, मैं दो पंक्ति से शुरू करना चाहूँगी कि शिक्षक का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। और हम आज जो भी हैं, अगर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ तो ये हमारे माता पिता और शिक्षक की देन ही है कि मैं दो शब्द आपके सामने बोल रही हूँ। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और शिक्षक के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूँगी, दो पंक्ति बोलना चाहूँगी जो हमेशा मैं ऐसे भी गुनगुनाती रहती हूँ। तो आज इस जो पटल है वहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी। जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। हर काम आसान हो जाता है, हर काम आसान हो जाता है जब सच्चे शिक्षक का सानिध्य मिलता है। फिर कितने ही आए जीवन में उतार चढ़ाव, फिर कितने ही आए जीवन में उतार चढ़ाव, शिक्षक के चरणों में ही मिलता है ठहराव। तो हमारे जो संस्कार हैं, हमने शिक्षक को माता पिता से भी ज़्यादा सम्मान दिया है और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि माता पिता क्या है वो भी शिक्षक ही बताता है। और इस शिक्षण क्षेत्र में हमने इस चीज को कायम रखा है कि हम जितने भी ज्ञानी हो जाएं, जितने भी बड़े पद पे चले जाएं, लेकिन हम अपने शिक्षक को ना भूलें, क्योंकि शिक्षक ही हमें सब कुछ सिखाता है। तो आज जो चर्चा है शिक्षा शिक्षण, इस विषय में हम और भी चर्चा करेंगे। हमारे वक्ता हैं जो विदेशों से भी जुड़े हुए हैं हमसे, और मैं सुषमा जी से आग्रह करूंगी कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आप लोगों को एक बार फिर से मेरा सादर नमन। जी सुषमा जी। रिंकी जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी मैम, मेरी आवाज आ रही है सुषमा मैम? आ रही है जी, जरूर आ रही है, जरूर आ रही है। हाँ, आ रही है। तो कुछ नेटवर्क के व्यवधान के कारण हम लोग फिर से पुनः जुड़े हैं दोबारा। तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत फिर से करना चाहूंगी। नमस्कार, आज की शाम मैं इन 4 पंक्तियों से आरंभ करना चाहूंगी।
जो न केवल की आयोजन का सार समझाएंगी बल्कि हमारे शिक्षक होने के नाते क्या कर्तव्य है उनको भी बताएंगी। तो कुछ पंक्तियां हैं जो आपके सामने रख रही हूँ। जो रहता है जीवन भर अध्येता वही शिक्षक कहलाता है, चाहे रुक जाए सारे काम शिक्षक का काम न रुक पाता है। तो इस महामारी में भी हम कक्षा को किस प्रकार रोचक बनाएं, और इन्हीं प्रश्नों के साथ हम सब चर्चा परिचर्चा में आज जुड़े हैं। और हमारी मुख्य अतिथि हमसे जुड़ी है सविता मिश्रा मैम, और उनका मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आज हम लोगों के साथ उनको जुड़ने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो मैं प्रश्नों रखना चाहूंगी और सुषमा मैम जी से मेरा प्रश्न है। रिंकी जी एक मिनट, ये अभी शायद रीता जी सबको परिचित करा दें एक बार। रीता जी आप हैं इधर? हाँ रीता जी, रीता जी शायद वो जुड़ नहीं पा रही है। रीता जी मैं हूँ, यही हूँ। तो रीता जी सब वक्ताओं से परिचित, रीता जी वक्ताओं से परिचित करा दीजिए तो कार्यक्रम आगे बढ़े। सबको फिर से जोहार। मैं रांची झारखंड से। मुख्य अतिथि महोदया की मुस्कुराहट दिल जीत रही है मेरा। डॉक्टर प्रोफेसर सविता मिश्रा जी हमारी मुख्य अतिथि महोदया हैं, एक शिक्षाविद। इनका परिचय सुषमा मैम ने आप सभी से करा दिया है। सविता जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। हमारे वक्ताओं के क्रम में हमारे वक्ता हैं श्री सुभाष नौहवार जी। स्वयं को अदनास आदमी कहते हैं। 2008 से खाड़ी देशों में हिंदी शिक्षण में लगे हुए हैं। अपरिहार्य कारणों से आज वे हमारी कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए हैं, परंतु वे मातृभाषा की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। हम उनकी अनुपस्थिति में भी उनका स्वागत करते हैं। हेमा कृपलानी जी दूसरा नाम हमारी वक्ताओं में से। 2 दशकों से अधिक समय से वे वतन से दूर रह रही हैं, बिना वतन से अलगाव के। 1999 से अध्यापन कार्य में संलग्न है, अध्यापन कार्य में जमी हुई है। 2010 से 2014 तक चीन में रेडियो के लिए रोचक हिंदी कार्यक्रमों का इन्होंने निर्माण किया। 2015 से सिंगापुर से जुड़ी और अब तक वहीं जमी हुई हैं, हिंदी माँ की सेवा कर रही हैं। स्वागत है हेमा कृपलानी जी आपका हमारे कार्यक्रम में। शालिनी वर्मा जी हमारा अगला चरित्र है। पिछले 18 वर्षों से वे अध्यापन कार्य कर रही हैं। संप्रति दिल्ली पब्लिक स्कूल दोहा कतर में हिंदी की शिक्षिका हैं, विषय संचालिका के पद पर हैं। इन्होंने छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली कहावत चरितार्थ की है। बाल कविताओं की इनकी पुस्तक प्रकाशकाधीन है। हिंदी को सम्मान देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में वे सक्रिय भूमिका निभाती हैं। शालिनी वर्मा जी, नमन आपका, स्वागत आपका। बहुत आभार रीता जी, और आपको जोहार बोलूंगी क्योंकि भिलाई से मेरा भी संबंध है। बहुत आभार। जोहार जोहार जोहार। मिंटू उपनाम धारक गजल रचयिता श्री वैद्यनाथ शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बिरला पब्लिक स्कूल दोहा कतर में अपनी योग्य हिंदी शिक्षण को ये जारी रखे हुए हैं। मिंटू जी देश विदेश की अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सम्मान प्राप्त व्यक्तित्व हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है हमारे इस मंच पर वैद्यनाथ शर्मा जी। सुषमा रजनीश जी मन वचन कर्म से एक बेहतरीन शिक्षिका। धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में पिछले 3 दशकों से अपना कार्यस्थल बनाकर इन्होंने रखा हुआ है।
इन्होंने सार्थक हिंदी व्याकरण श्रृंखला की रचना की है। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ और इलाहाबाद से इन्होंने इन गायिका ने गायन भी किया है। अभी अभी आपने सरस्वती वंदना भी इनकी मधुर वाणी में सुना है, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने सच में सबको अभिभूत कर दिया। हिंदी सेवियों के साथ जुड़ने में ये अभिभूत महसूस करती हैं, कृतार्थ महसूस करती हैं। आज सुषमा मैम, धन्यवाद सहित मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सिंगल डबल पैकेट कॉम्बो है। आज मैम सुषमा वक्ता भी है और संचालिका भी है। कॉम्बो दोनों धर्मों का आप निर्वहन करेंगी। वेलकम मैम। मुख्य अतिथि महोदय के शिष्य त्रिलोकनाथ पांडे जी, समाज्ञा दैनिक के वरिष्ठ युवा पत्रकार, उनका शिक्षक, छात्र, अभिभावक, सार्वजनिक वक्ता। मैं आपका क्या परिचय दूं और क्या छोड़ दूं। अनेक सम्मानों से सम्मानित कैलकाटा बॉयज स्कूल कोलकाता के हिंदी विभागाध्यक्ष और सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन के गेस्ट लेक्चरर त्रिलोकी जी, आपका इस चर्चा परिचर्चा में अगेन कॉम्बो के रूप में स्वागत करती हूँ। आप वक्ता, संचालक दोनों हैं। आप सभी को आज के इस अनूठे कार्यक्रम में अभिनंदन। यह कार्यक्रम बहुतों को कुछ जानने और कुछ करने के लिए नया प्रदान करने वाला है। मैं इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं करती हूँ, मुझे इस बात का यकीन है। वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। रिंकी जी। रिंकी जी, रिंकी अनम्यूट कर लीजिए। मुख्य अतिथि महोदया से प्रश्न पूछना प्रारंभ करेंगी। जी, आप तक मेरी आवाज बाधा आ रही है क्या? जी, यहाँ पर जी सुषमा मैम, नेटवर्क के कारण मौसम कोलकाता में बहुत खराब है, तो क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं आवाज आ रही है? आवाज आ रही है रिंकी? हाँ, आवाज आ रही है। आप 2 डिवाइस से जुड़ी हैं। जी नहीं, रिंकी जी, आप एक डिवाइस ऑफ कीजिए क्योंकि आवाज गूंज रही है। मैम एक ही डिवाइस से मैं जुड़ी हूँ, एक ही डिवाइस से, मोबाइल से जुड़ी हुई हूँ। स्वागत, आप शुरू कीजिए। और शुरू कीजिए, हम लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। शुरू कीजिए। तो आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत ही प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, तो क्यों ना आज हम लोग पटल पे जुड़े हुए सारे लोग संकल्प लें कि अपने आस पास पेड़ पौधा लगाएं, हरियाली की करें और इस विश्व पर्यावरण दिवस को इसी प्रकार मनाएं। तो मैं अब मुख्य अतिथि डॉक्टर सविता मिश्रा जी से आग्रह करूंगी कि मैं प्रश्नों को रखूंगी। और मैम, तो मैम हमारा प्रश्न मैम के लिए है कि सविता मैम, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली ढांचे में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं? सविता मैम, आप सुन पा रही हैं मैम? जी सुन पा रही हूँ। तो जहाँ तक इस स्कूली ढांचे में परिवर्तन की बात है, जब नई शिक्षा नीति, ये हमारा दुर्भाग्य है कि नई शिक्षा नीति इस टाइम में आई कि हम कंप्लीट लॉकडाउन में थे और अभी तक यही कारण है कि अभी तक हम उसके इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाए हैं
और ये जो जहाँ तक आप नई शिक्षा नीति 2020 की अगर बात करते हैं तो ये 34 सालों के बाद आई। स्वतंत्रता के बाद ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहली 1968 में, फिर 1986 में, उसके बाद 2020 में आई। तो बहुत ही उम्मीदों के साथ आई, बहुत ही रिसर्च के बाद ये नई शिक्षा नीति बनी है। तो ऑब्वियसली इसमें जो चेंज है वो देश की प्रगति के लिए बहुत ही सहायक हैं, और हम आशा करते हैं कि देर जरूर हुई है लेकिन हम धीरे धीरे इसके इम्प्लीमेंटेशन फेज की ओर जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2030 तक जो हमने टारगेट किया है इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने का, उसके बाद हम भारत को एक नए रूप में देखेंगे, एक सुपर पावर नॉलेजेबल इंडिया के रूप में देखेंगे। तो जहां तक स्कूली शिक्षा की बात है कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, जो कोठारी कमीशन में अपने 1964-1966 में दिया था 10+2 का स्ट्रक्चर था, वो अब ये जो बहुत ही बड़ा चेंज है, ये जो स्ट्रक्चर है चेंज हो रहा है, ये है 5+3+3+4। और देखिए ना, अभी हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ये कोरोना का सेकेंड फेज भी आएगा, और शायद भगवान भी चाहते हैं कि हम एनईपी को इम्प्लीमेंट करते जाएं, और ये स्वतः ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसीलिए 10वीं की परीक्षा भी रद्द की गई, क्योंकि एनईपी में आपने देखा है कि जब 10वीं की परीक्षा को नहीं कहने की बात कही गई है, लेकिन ये भगवान ने साथ दे दिया और ये इम्प्लीमेंट हो गया अनजाने अनजाने। और ये हमारा जो है उसमें हमने अभी और आगे चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, जो 5 वर्ष है वो 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजन किया गया है। जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए आंगनवाड़ी, बाल बाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त फ्री एजुकेशन, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बोलते हैं, कि उपलब्धता सुनिश्चित करना है, उनको फ्री एजुकेशन देना है। उसके बाद जब बच्चे 6 वर्ष के हो जाएंगे तो 6 से 8 वर्ष, ये जो 2 साल का जो है, उसमें बच्चा कक्षा 1 और कक्षा 2 को पास करेगा। और उस ये 5 हो गया, 3+2। 3 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, और जो 2 वर्ष है वो कक्षा 1 और 2। उसके बाद 5+3, 3 साल जो है कक्षा 3, 4, 5। फिर जो 3 साल है वो 6, 7, 8, और फिर जो 4 है 4 साल, वो है 9, 10, 11, 12। तो बच्चे को जो एग्जाम देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा कि मतलब वो कक्षा 3 में और 8 में और 12 में। बच्चे को 10 का बोर्ड एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ये एनईपी में दिया हुआ था। और संजोग है कि इस बार बच्चे को 10 का नहीं देना पड़ा, तो हम ये भी कह रहे हैं कि एनईपी 2020 हमने इम्प्लीमेंट कर दिया इस बार। तो लेकिन ये नहीं था कि बच्चे को 12 का भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इस कोविड के चलते हमें 12 का भी एग्जाम स्थगित करना पड़ा। जैसे कि जानते हैं कि सुरक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा से सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर हमारी लाइफ रहेगी, हमारी जिंदगी रहेंगे, तो हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएंगे। इसीलिए ये शिक्षा इसको एग्जाम को स्थगित किया गया है। लेकिन ये एनईपी में नहीं था, ये हमारा दुर्भाग्य है कि कोरोना के चलते हमारा ऐसा हुआ। और आशा करते हैं कि हम इसको अगले वर्ष जो क्लास 12 के बच्चे हैं वो प्रॉपर एग्जाम दे पाएंगे। और जो अच्छा, सबसे यहाँ पे हाँ सॉरी बोलिए बोलिए। नहीं मैं समझी कि आपकी बात खत्म हुई है तो मैं बोली। ये जैसे आप 12th की बात कर रही हैं या सीनियर क्लासेस की बात कर रही हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक ये भी प्रश्न आपसे या एक इस बात का भी समाधान या इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि नई शिक्षा नीति को यदि लागू किया जाएगा तो ठीक है, जो बच्चे अभी प्रारंभ कर रहे हैं शिक्षा उनके लिए तो ठीक है कि वो नए ढंग से पढ़ेंगे और नए ढंग से आगे बढ़ेंगे, पर जो एक पारंपरिक शिक्षा चलती आई है, तो जो बच्चे बड़ी कक्षाओं में पहुंच गए हैं, क्या उनके शिक्षा के ढंग में आमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ेगी या उसको किस प्रकार लागू किया जाएगा? क्योंकि वो तो एक ढर्रे से अलग तरीके से सीख चुके हैं, तो वहां पर इस शिक्षा नीति को किस तरह से लागू किया जाएगा या करना चाहिए, ये आप जैसे विज्ञ अधिक अच्छे से बता पाएंगे।
तो वो हम लोग, मेरे ख्याल में कई लोगों के मन में ये शंका है कि बड़े क्लासों में क्या परिवर्तन आएगा। जी मैडम, ये जो मैंने बोला कि ये बच्चों के लिए जो 12th तक जो बोला, ये सभी में चेंज हुए हैं। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था और 2 साल के मास्टर्स होते थे। उसमें भी अभी जो ट्रांसफॉर्म हुआ है कि अब इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स है, जैसे आप 4 साल के कोर्स में प्रवेश कर सकते हैं जिसमें बीए, जैसे बीए बीएड है या बीए बी फार्मा है। आप जिस भी प्रोफेशन में बच्चे जाना चाहे 12th के बाद, ये 4 साल का कोर्स होगा जिसमें उनको एक ही साथ ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाएगी और एक प्रोफेशनल डिग्री भी दी जाएगी, चाहे वो बीएड हो या फिर चाहे उनको फार्मेसी हो या फिर उनका अपना कोई और प्रोफेशन हो, लॉ हो, ऐसे करके उनको दिया जाएगा। और उसके बाद जो मास्टर्स है वो भी एक साल की उनकी हो जाएगी। ऐसे हायर एजुकेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट चेंज किए गए हैं। जो मल्टीपल इंट्री और एग्जिट है, वो बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है हायर एजुकेशन बदलाव में। है, हाँ। तो कहने का मतलब है कि बच्चे जहाँ हैं, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन में है या मिडिल में है या हायर एजुकेशन में है, वहीं पे एनईपी ने सब क्षेत्र में जो सुधार के प्रयास किए हैं कि जहाँ पे बच्चा हो, उनको जो ट्रेडिशनल से पढ़ के आया है या जो अभी पढ़ रहा है, उनको कोई नुकसान ना हो। वो जो अभी भी जो चेंज है वो मुख्य धारा में वो जहाँ पे है वहीं से जुड़ सके। तो सभी जगह चेंज किए गए हैं ये। और चेंज तो बहुत हैं, मैं बोलूं या आप प्रश्न करेंगे एक एक करके? नहीं, वो रीता जी आपसे शायद कुछ प्रश्न करना चाह रही हैं। रीता जी। जी सविता मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरा प्रश्न यह है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भावी शिक्षकों से, मतलब अभी जो बीएड कर रहे हैं जी 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 और एमएड कर रहे हैं, जी जी उनसे क्या क्या अपेक्षाएं रखती हैं और उनमें क्या क्या परिवर्तन लाए जाएंगे उनको सिखाने में? जी तो वो नई शिक्षा नीति के तहत अपने आप को किस तरह बच्चों के सामने पेश करेंगे? जी। आप जैसा जानते हैं कि जब हम प्राइमरी शिक्षा की बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, जब वहाँ जी पे हम चेंज की बात करते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए जो हमारे शिक्षक आने वाले हैं उनको भी जी उसी रूप से तैयार किया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं, जो हमारे जो टीचर ट्रेनीज है, वो अपने आप को तैयार कर सके। तो जी प्रारंभिक शिक्षा में जो एक महत्वपूर्ण जो चेंज है वो है वोकेशनल एजुकेशन का इंटीग्रेशन। आप जानते हैं कि कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन को एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा। और जैसे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वैसे वोकेशनल एजुकेशन को कंपल्सरी सब्जेक्ट उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा तो उनके लिए शिक्षकों की जरूरत होगी। पढ़ाएगा कौन? शिक्षक पढ़ाएंगे। जी जो आज जी बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, कल वो अम्बेडकर। स्कूल्स में जाके पढ़ाएंगे। तो इसीलिए एनसीटी के जो सिलेबस हैं उनमें भी वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया गया है। जो अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे अभी मैं एमजीएनसीआरई के नेशनल कोऑर्डिनेटर से जुड़ी हुई हूँ, और हम लोग देश के सभी जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, एमएड हो, सभी जगह हम जा रहे हैं और उनको ट्रेनिंग्स को वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, उनके करिकुलम के बारे में बता रहे हैं, जी ताकि जी कल ये बच्चे जब स्कूल में जाएं टीचर बन के, इनको जब पढ़ाना पड़े तो इनको ये ना लगे कि हमने बीएड में पढ़ा ही नहीं, हमने डीएलएड में पढ़ा जी ही नहीं। तो जो जहाँ पे बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और हमारे जो टीचर ट्रेनीज हैं, आप जानते हैं कि एनसीटी में एक बहुत ही बड़ा सुधार किया गया था 2014 में, कि 6 महीने एक सेमेस्टर कंप्लीट प्रैक्टिस टीचिंग पे था, इंटर्नशिप टीचिंग में था। लेकिन ये हमारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य रहा कि इस कोरोना के चलते हम इंटर्नशिप बच्चों के करा ही नहीं सके, क्योंकि उनके लिए उनको स्कूल में भेजना पड़ता है, जो स्कूल हमको अवेलेबल ही नहीं हो सके। पिछले साल से आप जानते हैं कि हमारे 2 बैच निकल गए, लेकिन दोनों बैचों को हम प्रैक्टिस टीचिंग नहीं करा पाए क्योंकि स्कूल ही अवेलेबल नहीं है। इस बार हमने अपने बच्चों को करवाया, ऑनलाइन ही उनको कराया। तो ऑनलाइन पता नहीं कितना उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, ये शायद भविष्य में ही वो उसको फेस कर पाएंगे। लेकिन एनसीटी की हमेशा ही ये रहती है कि बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो एक अच्छे शिक्षक बने, ताकि जब कल को स्कूल में जाएं एज ए टीचर बन के, तो हमारे बच्चों को जो अच्छा एजुकेशन दे सके।
तो इसमें काम हो रहा है मैडम, एनसीटी बहुत ही सुधार कर रहे हैं। आपके उत्तर के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं व्यक्तिगत प्रश्न एक पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसी कोई शुरुआत हो चुकी है कि बीए और बीएड के कोर्स ऑलरेडी शुरू हो गए हैं? क्योंकि ITEP नाम के कोर्स की चर्चा मैंने सुनी थी पिछले सालों। जी, कोई शुरुआत हुई है क्या मैम? 4 इयर्स जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, जी। ये एनईपी में कहा गया है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है हमारे देश के लिए। देश के बहुत सारे जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे ऑलरेडी ये 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स पढ़ाए जाते हैं और बच्चे 12th के बाद डायरेक्टली ये 4 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्स में जाते हैं, बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड करते हैं। लेकिन जो एनईपी में जो खास जिसमें तवज्जो दी गई है वो है कि 2030 तक ये 2 साल का बीएड नहीं रहेगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, केवल इंटीग्रेटेड कोर्स 4 इयर्स ही रहेगा। उसके बाद जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड पास करके जो टीचर रहेंगे उनको ही जॉब दी जाएगी। ये 2030 के बाद है। 2030 तक ये जो 2 साल का बीएड है वो चलेगा और आशा करते हैं कि जो उसमें चेंज किए गए हैं उसको हम अमल कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि जो बच्चे का इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी बाय चॉइस टीचर कम होते हैं, बाय चांस टीचर ज्यादा होते बाय हैं। मजबूरी भी बहुत होते हैं। कि कुछ इनका चलो मेडिकल में ट्राई किया नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में ट्राई किया नहीं हुआ, तो चलो शिक्षक टीचर बन बन गए। जाते हैं। शायद शिक्षक हाँ। बनना आसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है ये बहुत ही कठिन है। ये रास्ता कांटों से भरा है और हम हर एक पल उस कांटों से गुजरते हैं। लेकिन और हमें उन कांटों को फूलों में परिवर्तित करते रहना पड़ता है। लेकिन ये हमारी अपनी काबिलियत है कि हम उस कांटों पे चल के भी फूलों का आनंद लेते हैं। तो जी। अब ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स का यही उद्देश्य है कि जिन बच्चों की इच्छा है टीचर बनने का वही उसमें जाए आफ्टर 12th, यही है। और एक बहुत बड़ा एक और सुधार है जो मैं इसके साथ ही बोलना चाहूंगी, वो है, शायद मैं बाद में भूल जाऊं, वो है भाषा का जो अपने मातृभाषा रीजनल लैंग्वेज में जो चेंज किया गया है कि बच्चों को अपने रीजनल लैंग्वेज में उनको एजुकेशन दिया जाए ताकि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। ये भी एक बहुत ही बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है नई शिक्षा नीति में। जी, धन्यवाद मैम। रिंकी जी। हाँ, रिंकी जी। रिंकी जी अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए, सॉरी। अनम्यूट नहीं, आवाज नहीं आई। अनम्यूट करिए रिंकी, अनम्यूट कीजिए अपने को। ओहो, वो जैसे ही शायद अनम्यूट करने होती है तभी उनका कनेक्शन चला जाता है। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो। तो कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। रिंकी जी, बैजनाथ शर्मा जी जुड़ गए हैं और नमस्ते बैजनाथ शर्मा जी। कार्यक्रम बिल्कुल उसी स्थान पर पहुंच रहा है जहां आपको प्रश्न करना, आपसे प्रश्न किए जाएंगे। तो रिंकी जी जुड़ नहीं पा रही हैं शायद। जी, मेरी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? हाँ, बिल्कुल आ रही है। बस अब आप अपना काम करिए फटाफट। प्रश्न पूछिए। रिंकी जी आप बोलिए। रिंकी जी आप बोलिए। हम लोग वक्ताओं से जो प्रश्न आपको पूछने हैं उस स्थिति पर पहुंचे। आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए मैं दोहरा रही हूँ। रिंकी जी, कुछ तो समस्या है। हाँ, एक सवाल था। हाँ जी। कोरोना ने, ये जो विश्व महामारी ने शिक्षण प्रणाली को बदल दिया है, क्या क्या परिवर्तन ला दिया है शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी तीनों के संदर्भ में कृपया सब वक्ता बताएं। तो सभी वक्ता बोलेंगे इस पर। हाँ, तो ये जो शिक्षण, हाँ, आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुरूप बैजनाथ जी आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दोबारा प्रश्न बोलिए रीता जी। कोरोना ने सर, विश्व महामारी ने शिक्षण को पूरी तरह से बदल डाला है।
हमारे भारत में हम बहुत सारी चीजों का सामना कर रहे हैं। कोरोना की स्थिति विकट होती जा रही है, तो शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना ने हमारे शिक्षण में क्या परिवर्तन ला दिए हैं? कृपया बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक मैं थोड़ा आवाज, मेरी आवाज सर आवाज धीमी है थोड़ी। है तो मैम मुझे देखना पड़ेगा इसको आवाज बढ़ाने के लिए। हाँ सर, आप जी मेरे तरफ से आवाज फुल है, माफ कीजिएगा इतना ही। हाँ, आवाज तो आ रही है सर, पर थोड़ी धीमी आ रही है, तो या तो माइक के पास हो जाइए थोड़ा। कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है मुझे, लेकिन प्रयास करता हूँ। अच्छा जी जी, नहीं हो पा रही। अभी तक आवाज आ रही है कुछ कि नहीं? हाँ आ रही है, हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, जब आप आगे बढ़ के बोल रहे हैं तो आ रही है आवाज, बोलिए। तो जहां तक की मेरी बात है कि मैं भी एक शिक्षक हूँ, भले भारत से बाहर हूँ, लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि हम आज इस कोरोना के दौरान कुछ नया सीखने का प्रयास किए, नया करने का प्रयास किए। बात शिक्षक की मैं कर रहा हूँ। मुझे विशेष करके मैं हिंदी जो टीचर है उनकी बात कर रहा हूँ कि हिंदी अध्यापक जो भी हैं लगभग तकनीकी से बहुत दूर रहते थे। विशेष करके टाइपिंग करना या फिर वीडियो अपलोड करना बहुत दूर रहते थे। लेकिन इस कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि आपको किस प्रकार से जीना है, और जिंदगी में जो बोलते हैं ना कि टीचर हमेशा विद्यार्थी होता है, वो हमें सिखा दिया कि आप विद्यार्थी बन के रहो। दूसरी बात, आप बात कहते हैं कि शिक्षा नीति की। शिक्षा नीति में भी काफी बदलाव आया है और पॉजिटिव बदलाव आया है। अगर हम देखें तो जो जितने हम लोग पेपर बर्बाद करते थे, जितने हम लोग पेपर पे लिखते थे, कितने पेड़ काटते थे, आज पर्यावरण दिवस भी है, कितने पेड़ काटते थे, कितनी तकलीफें होती थी, है ना। और उस बर्बादियों को जो है कोरोना आकर रोकने का एक प्रयास किया है, ये मेरा मानना है, ये मेरी अपने पर्सनल जो है हमारी सोच है। बात रही विद्यार्थी की, विद्यार्थी तो बेचारे ही हैं। वो जिस प्रकार से स्कूल में रहते थे, जिस प्रकार से टीचरों से, बेचारे शिक्षकों से जो है एक तरह से उनको इच्छा ना होते हुए क्लास में बैठते थे, आज जो घर में हैं वो स्कूल को बहुत याद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है काश कब स्कूल खुल जाए और मैं स्कूल जाऊं। बहुत परेशान है। पहले हमसे शायद परेशान नहीं, जितना दोस्तों से मिल करके परेशान अपने आप को परेशानियों को दूर करते थे, आज अकेला हो गए। अगर सबसे ज्यादा कोई अकेला हुआ है तो विद्यार्थी हुआ है। इस बात को मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक विद्यार्थी है जो कभी बोलता ही नहीं है क्लास में, ऑनलाइन में कभी नहीं बोलता है। मैंने एक दिन गुस्सा से उसको बोला कि तुमको मैं रिमूव करूंगा, जल्दी बोलो। बोला सर मुझे पढ़ना ही नहीं है, और 6th का बच्चा है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। जहां पर जैसे बोलो सही, मुझे पढ़ना ही नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि हम जिस दोस्त से मिलना चाहते हैं, जिससे लोग मिलना चाहते हैं, वही नहीं है। हमको एक कंप्यूटर के सामने बिठा दिया है। सर मेरी हालत बहुत खराब है, और सर उसका बोलने का अंदाज था, कितना अंदर उसका दर्द होगा मैं महसूस किया। तो ये आज बदलाव आया है। ये मेरी एक छोटी सी बात, और सब लोग बोलेंगे, इसलिए मेरी छोटी सी बात, ये बदलाव हमको देखने को मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शालिनी जी बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? जी नमस्कार सुषमा जी। सबसे पहले तो मैं इस प्रयास को नमन करूंगी कि आपने हम शिक्षकों को इस मंच पर ला दिया है कि जहां हम अपनी बात रखें, और इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, जो हम अपनी अपनी कक्षाओं में करते हैं, हो सकता है जो भारत में शिक्षक कर रहे हैं, सिंगापुर में हेमा जी कर रही हैं, मैं दोहा में कर रही हूँ, और बाकी लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याएं भी एक जैसी हैं। तो मेरा मानना है, जैसे आपने पूछा रीता जी, आपका प्रश्न था कि शिक्षण प्रणाली को कोरोना से कैसे बदला, तो मैं कहूंगी कि एक तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया उसने, जहां हम अपने को साझा कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को, और दूसरों के जो अनुभव हैं, बेस्ट प्रैक्टिस है, उनको सीख कर अपनी कक्षा में कितना हमने अपनी कक्षाओं में उनको लागू किया है, इम्प्लीमेंट किया है। अब अगर मैं कहूँ कोरोना की बात, तो देखिए पिछले वर्ष जब 2020 में जब ये महामारी आई तो पूरी दुनिया घरों में बंद हो गई, लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी उस वक्त बच्चों की मानसिक विकास, उनकी सीखने की प्रक्रिया, कहीं वो रुक ना जाए।
तो लेकिन मैं कहूंगी कि उस वक्त जो एक निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन परीक्षा या ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ की गई, तो कम से कम हमारे बच्चे जो घर में तो थे, लेकिन उनकी जो शिक्षा मतलब कि सीखने की प्रक्रिया है वो नहीं रुकी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना ने उनकी सीखने की प्रक्रिया को नहीं रोका। तो उसके लिए मेरे एक बात हमने हमेशा कहा और मैंने महसूस किया कि विद्यालय की इमारतें तो बंद हुई, लेकिन विद्यालय कभी बंद नहीं हुए। शिक्षण तो हमेशा चलता रहा, जिस भी तरीके से, जिस भी अपने स्तर पे जिसने भी जैसे किया, वीडियो बना के किया, ऑनलाइन कक्षा लेके किया, जैसे भी, मतलब शिक्षण मैं कहती हूँ बच्चों से ज्यादा हम लोगों ने सीखा। कहीं ना कहीं हम सभी इस पे सहमत होंगे, जैसे बैद्यनाथ सर ने भी कहा, हम लोगों ने सीखा। तो थोड़ा समय लगा है हमें इन परिस्थितियों को समझने में, इनके अनुसार ढलने में, लेकिन फिर भी मतलब कि हम सीख रहे हैं और परिवर्तन तो आए हैं, निश्चित ही परिवर्तन आए हैं। सबसे पहले जो परिवर्तन आया है, हम शिक्षक तकनीकी रूप से बहुत विकसित हो गए हैं। दूसरी बात, जो हमारी अहमियत है, शिक्षक की क्या अहमियत होती है, ये समाज ने समझा है। हमारे पढ़ाने के तरीकों में परिवर्तन आया है, लेकिन ये भी बात सबकी समझ में आई है कि अगर स्वयं को नहीं बदला तो परंपरागत तरीकों से अब काम नहीं चलेगा। स्वयं को अपडेट करना बहुत जरूरी हो गया है। और शिक्षक पहले भी मेहनत कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत और परिश्रम है, अभी अभिभावक भी समझ रहे हैं कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा स्कूल घरों में पहुंच गया है। अब हम केवल 30 बच्चों को नहीं पढ़ाते, हमारे साथ उनके 2 पेरेंट्स, मतलब 30 बच्चों की कक्षा में आप 150 को पढ़ा रहे हैं। उनके दादा दादी भी पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, और हमारी एक एक चीज उनके सामने है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वहां गलती की, आपको पकड़ा भी फौरन जाएगा। और हमारे जो लेसन और तरीके अच्छे हैं, तो हमें उस पर कॉम्प्लीमेंट भी है, एप्रिसिएशन भी है। तो मैं यही कहूंगी कि हम तकनीकी रूप से निपुण हुए हैं, और हमारे बीच, बच्चों के बीच, क्योंकि मैं दोहा की बात कर रही हूँ, तो तकनीकी समस्या हमें नहीं आई। हालांकि संसाधनों की कमी भारत में बहुत जगह लोगों ने महसूस की होगी, तो मैं यहाँ के आधार पे बोलूंगी कि एक आत्मीयता बन गई है बच्चों के बीच, उनके पेरेंट्स के बीच और टीचर के बीच, जो मैंने महसूस किया मेरी कक्षाओं में। और यही कहूंगी, देखिए परिवर्तन तो मतलब कि जीवन का आधार है, उनको स्वीकार करते हुए उसके साथ चलना, यही कोरोना ने हमें सिखाया है और बहुत अच्छा सिखाया है। धन्यवाद रीता जी, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उत्तर था और शायद सभी इससे सहमत भी होंगे। हेमा जी, आप कहिए, क्या कहना चाहेंगे? आपके अनुसार ये इसने क्या परिस्थितियों में बदलाव लाया? हेमा जी, एक बार पुनः नमस्कार सबको, और आभार और धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार। जैसा मिंटू जी ने कहा, बैद्यनाथ जी ने और शालिनी जी ने कहा, तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगी कि इस कोरोना काल ने जो है हमारे काम करने, हमारे सीखने, सिखाने, यहाँ तक कि बातचीत करने के तरीके ने, इस महामारी ने बदल दिया है। ये जो दैहिक दूरी की बात करते हैं, या जो दिशा निर्देशों का हमें पालन करना है, वो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में आभासी अस्तित्व को जो इसने जन्म दिया है। शिक्षा और शिक्षण को तो पूरी तरह बदल ही दिया है। अभी एक संदेश आया था फोन पर कि पहले स्कूल कहने पर त्रुटि सुधारने को कहा जाता था, और अब तो स्कूल ही ई स्कूल हो गए हैं हमारे। 1 अरब छात्र जो हैं आज की तारीख में घर बैठकर पढ़ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। 21वीं सदी की इस वर्तमान स्थिति ने पूरी तरह से सब कुछ बदल के रखा है। शिक्षा प्रणाली ने शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को, जिसे कहते हैं कि समस्या का समाधान, क्रिटिकल थिंकिंग और पहले से ज्यादा रचनात्मक होने, आपस में बातचीत करने, सहयोग न केवल छात्रों के साथ बल्कि शिक्षकों का एक दूसरे के साथ पहले से ज्यादा होने लगा है। और इस त्वरित बदलाव को जिससे हमने देखा, उसके अनुसार हम सब ने खुद को ढाल लिया है, ढालना सीख लिया है। शिक्षकों ने तकनीकी मदद और बदलाव से जैसे डाला, अपडेट और अपग्रेड किया, तो वहीं अगर हम बात करें कि हमारे सामने ये तकनीक जो थी वो मौजूद थी पहले से, लेकिन हम इसे इतनी मुस्तैदी से जो है शामिल नहीं करते थे जितना कि अब कर रहे हैं और अब भविष्य में करते आएंगे। छात्र अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीख रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज और बदलाव जो है मैं यहाँ सिंगापुर में देखकर और ऑनलाइन पढ़ाने के दौरान जो मैंने देखी है उसके बारे में बता रही हूँ। और वो खुद समझते हैं कि वो पढ़ें कैसे, उन्हें समझ आता कैसे है, क्या उन्हें पसंद है और उन्हें किस तरह की सहायता की आवश्यकता है अपने शिक्षकों से। वे
अपने आसपास चाहे उनके सिस्टम काम करे या ना करे, लेकिन पर्सनलाइज करते जा रहे हैं अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा को। जी। और अगर हम शिक्षण विधियों में जो बदलाव आए हैं, ऑनलाइन कक्षाओं के जो पाठ्यक्रम है, निर्देश देने के बजाय बातचीत और ध्यान आकर्षित करने पर अब हमारा ज्यादा ध्यान है। हम शिक्षक एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहे हैं, जहां हम उन्हें सीखने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जहां हर स्तर के छात्र पर एक साथ ध्यान दिया जा सकता है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। वहीं फ्लिप कक्षाएं हैं, जहां हम बच्चों को जो काम देते हैं वो करके आते हैं, और जो कर पाते हैं वो उनको करते हैं, और हम ब्रेकआउट रूम में उन छात्रों को ले जाकर उनकी मदद करते हैं जिन्हें ज्यादा आवश्यकता है हमारे सहयोग की, मदद की। और ये जो अब ऑनलाइन है, ये जो शिक्षा, ये अब जिसे कहते हैं ना टेलर मेड हो गई है, कि अब एक साइज, वन साइज फिट ऑल वाली बात नहीं है। अब हमें हर एक छात्र को उसके अनुसार कैसे और कितने जल्दी या किस स्पीड से, किस स्तर से वो पढ़ेंगे या किस तेजी से पढ़ेंगे, वो सिखा रहे हैं। अब स्कूल कुछ घंटों का नहीं, 2400 घंटों का हो गया। 2400 घंटों का। और ये एक ऐसा जिन है जो अब बोतल से निकल चुका है, अब तो ये वापस जाने से रहा। मंच आपको सौंपती हूँ वापस। धन्यवाद। त्रिलोक जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आपको तो सुनना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। सबसे मौनी बाबा बने बैठे हैं सर, बोलिए। यहाँ आप सभी को नमन है। यहाँ पे हमारी जो गुरु हैं वो बैठी हैं, और गुरु के सामने कुछ कहना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी को नमन है, क्योंकि यह पटल जो है शिक्षकों का है, वो शिक्षकों के लिए है। और जितने भी हमारे यहाँ पे साथी हैं वो मुझसे सहमत होंगे कि एक शब्द जो था, जिसको मैम ने पहले ही कहा, गुरु ब्रह्मा, वे वहां से वो जो गुरु शब्द जो है, जिसका मतलब कि वो अर्थ ही पहले से ही व्यंजित है कि वो अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। ये कोरोना काल है और ये अंधेरे का काल है, परंतु इस अंधेरे के काल में गुरु ने रोशनी दिखाई है। जहां तक कोई पहुंच नहीं पाता था, कभी हम लोग कहते थे जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, माफ कीजिएगा, इस बार शिक्षक पहुंचे हैं, शिक्षक पहुंचे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस बार जो है, जैसे मैडम ने कहा कि आप जब शिक्षक पहुंचता है तो वहां पहुंचता सिर्फ अकेले नहीं है, अपने ज्ञान के साथ पहुंचता है, चुनौतियों के साथ पहुंचता है, अपनी अटकलों के साथ पहुंचता है। और जब वो पहुंचता है तो उस वक्त उसका ध्यान सिर्फ विद्यार्थी पे नहीं होता है। जैसे मैडम ने कहा कि हो सकता है उस कोने में कोई और भी उसकी परीक्षा ले रहा हो। मैं मजाक मजाक में कभी कभार विद्यालय के अंदर जो है कक्षा के दौरान कह दिया करता था कि काश ये जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ है ना, वो शायद तुम्हारे घर में भी लगा होता ना, तो तब शायद चीजें अलग होती। मुझे नहीं मालूम कि ये शब्द जो थे वो सरस्वती जो है उस समय आकर बैठ गई थी, वो सत्यापित हो गई। आज बच्चों के पीछे जो है माता पिता हैं, और ये बढ़िया है, खराब नहीं है। और विश्वास मानिए वो बड़े सजग हुए हैं। देखिए, जो नहीं पढ़ते थे वो भी अब पढ़ रहे हैं, ये भी है। कहीं कहीं कक्षा की जो है वो बेंच जो है, आखिरी बेंच, जिसे हम लोग एलएलबी कहा करते थे, है ना एलएलबी से हम लोग उसे संबोधित किया करते थे, वो एलएलबी जो है वो जागृत हुआ है इस ऑनलाइन कक्षा में। हाँ, कुछ हैं जो नहीं जुड़ पाते हैं, और तकनीकी कारण से हम भी नहीं जुड़ पा रहे थे, कुछ देर पहले स्थगित करना पड़ा। ये चीजें हैं, परंतु इसे जो है इन व्यवधानों को पार करते हुए शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, या शिक्षा की दुनिया हो, जैसे एनईपी के अंदर बहुत बड़ी बात कही गई है कि शिक्षकों को खास करके तकनीकी रूप से सजग किया जाए। विश्वास मानिए, अगर कोरोना नहीं आता ना, तो हमारे यहाँ के शिक्षक जो है 5 साल नहीं 10 साल लगाते इसी चीज को सीखने में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये 5 साल नहीं 10 साल लगा देते, परंतु इस कोरोना की वजह से और इस पापी पेट की वजह से सभी ने सीखा है। मैं प्रत्यक्ष बोलता हूं, भले जिस रूप में भी हो, परंतु ये सत्य है, ये कटु सत्य है। सभी ने सीखा है। अभी अभी मैं पढ़ रहा था, सर यहाँ लिख रहे थे, डॉक्टर प्रसून जी थे, उन्होंने कहा कि ई स्कूल हो गया, ई जो है स्कूल घर में आ गया है, अब बच्चे जो है वहां तक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी ने भी कहा कि एनईपी ने बहुत कुछ किया है और करने की उनकी योजनाएं हैं यहाँ पर।
काफी कुछ सामने देखने को मिल रही हैं और मुझे विश्वास है कि शिक्षक जो है अंधेरे में से बच्चों को रोशनी की ओर ले आता है और ये आभासी दुनिया जो है ये वही रोशनी है, बशर्ते हम अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाएं। ये महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक ईमानदार नहीं होगा, यदि विद्यार्थी ईमानदार नहीं होगा, कोई भी पटल, कोई भी माध्यम उसे सुशिक्षित नहीं कर सकता, सुसंस्कृत नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों से मैं पुनः इस मंच को आपको सौंपता हूं। इसी प्रश्न पर मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी कि यद्यपि कोरोना ने बड़ी विकट स्थिति हम सबके सामने प्रस्तुत की है जहां तक कि जीवन का सवाल है, पर अब जब इंसान का हमने रूप लिया है तो कठिनाइयों, मुसीबतों, तरह तरह की चीजों से जूझने का भी शायद ऊपर वाले ने हम लोगों को शक्ति दी है। और यही कारण है कि हम कैसी भी परिस्थिति हो फिर से उठ बैठते हैं और फिर से हम अपने कामों में लग जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण ये है कि बहुत सी से कष्टों से शिक्षकगण गुजर रहे हैं क्योंकि ये समय ऐसा है, पर फिर भी उन्होंने अपने शिक्षण में बाधाएं नहीं आने दी। तो ये एक, जिसको आज कह रहे हैं कि डॉक्टर्स बहुत बड़े योद्धा हैं और सफाई कर्मचारी या और अन्य सेवाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत बड़े योद्धा हैं, और कई बार मुझे ये भी सुनने को आ रहा है कि शिक्षक भी बड़े भारी योद्धा हैं। पर जब जब मुझे प्रशंसा मिली है मेरे शिक्षण की, जो क्योंकि आजकल ऑनलाइन माता पिता भी देखते हैं, और वही शालिनी जी ने सही कहा कि दादा दादी जी भी बैठते हैं और देखते हैं, तो इन सब के बावजूद भी जो मुझे प्रशंसा मिली या कुछ भी मिली, मैंने उनसे यही कहा कि हम सबसे बड़े योद्धा तो हमारे बच्चे हैं। जो बच्चा गली में भी क्रिकेट खेलने से चूकता नहीं था, उसके पास स्थान ना हो घर में, वो एक कमरे के घर में या मुंबई जैसे शहर में एक कमरे में 12 लोगों का परिवार होता है जहां बारी बारी लोग बाग सोते हैं कि इसकी मॉर्निंग ड्यूटी है, इसकी दोपहर की ड्यूटी है, इसकी रात की ड्यूटी है। ऐसे घरों में रहने वाले बच्चे भी खेलने के लिए जगह निकालते और वो बाहर आके गली में यहाँ वहां खेलते थे। और आज वो बच्चा घरों में बंद है, उसके पास शिक्षा पहुंच रही है, उसके पास शायद भोजन सामग्री भी पहुंच रही होगी जो जिससे कई लोग वंचित हुए होंगे, लेकिन फिर भी वो साथ दे रहा है बड़ों का। वो जिद तो करना उसकी आदत हो सकती है और ये बड़ा स्वाभाविक है बच्चों के बीच में, पर मैं कहती हूँ बच्चों ने भी इस समय हमारे शिक्षण को संभाला है। हमने तो शिक्षा दी है, पर उन्होंने हमारे शिक्षण को संभाला है। इस तरह के पटल पर भी जब मैं छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर जो मैं लिखाने का काम करती थी, आज मैं हाथ नहीं पकड़ पा रही, पर वो काम कर रहे हैं। तो ये उनकी कैपेबिलिटी है जो इस क्षण मेरे सामने आई। शायद हम बच्चों को बहुत दुलराते हैं, पक्षी कैसे और पशु पक्षी कैसे बच्चों को बड़ा होने के लिए छोड़ देते हैं, इंसान नहीं छोड़ पाता था। तो शादी हो गई तो भी लड़की से कहते थे तू ऐसे बना लेना, तू वैसे बना लेना, लेकिन फिर भी आज के छोटे से बच्चे ने इस चीज को अपना लिया, और यही हम शिक्षक लोगों के लिए एक अच्छी बात हुई। हमने सीखा सो सीखा और हमने बहुत कुछ सीखा। और ये भी बात त्रिलोक जी की सही है कि शायद अगर सर पे ना आन पड़ी होती तो हम और समय लगाते इसे सीखने में। तो शायद ये भी एक अपने आप में बड़ा भारी सच है कि जब आपको करना पड़ता है तो आप करके रहते हैं, पर हमने हार नहीं मानी, ये बात भी सही है। और दूसरी चीज, हमारे बच्चों ने हमारा बहुत साथ दिया। मतलब एक स्क्रीन के ऊपर देखना ना शिक्षिका बता पा रही है, और कभी उनका काम भी देख रही है तो धुंधला सा दिख रहा है, तो और कभी वो अलग हो गए, नेट गड़बड़ हो गया, पर फिर भी वो सीख गए। ये बहुत बात है। पूरा साल हमने निकाला और बच्चों ने अच्छा किया। तो ये कोरोना ने हमारे बच्चों को बड़ा सक्षम बनाया है, या उनकी क्षमताओं को हमारे सामने ला दिया। तो ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, रीता जी, आप पूछने वाली थी रीता जी? जी, मेरा सवाल है अभी जी। मेरा प्रश्न यह है इस मंच पर कि आभासी शिक्षण,
डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस जो हम ले रहे हैं, इसमें भाषा के चारों कौशलों के विकास की क्या स्थिति है? बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल है जो हम पारंपरिक कक्षाओं में तो दे पाते थे, किंतु क्या आज हम इसे दे पा रहे हैं? चारों कौशलों का विकास बच्चों में क्या हम कर पा रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। मिंटू जी, श्रवण कौशल पे आप अपने कुछ हम लोगों को बताएं कि क्या हो पा रहा है। जी, तो बात थोड़ा आपका आवाज, मिंटू जी आवाज। हाँ, चार कौशल्य की बात उन्होंने की, आप क्लियर आई? चार कौशल की बात की, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, श्रवण कौशल की बात कर रहे हैं कि तो श्रवण कौशल पहले जो था कि हम बच्चे साथ में आते थे स्कूल में और हम उनके सामने कहानियाँ, कविता और कुछ किसी ढंग से माध्यम से उनको श्रवण कौशल विकसित करते हैं। लेकिन आज आभासी पठन की बात करें तो आज भी हम उसी को कुछ अलग ढंग से, चाहे तो वीडियो के माध्यम से, किसी न किसी ढंग से उन्हीं तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आप जब जैसा उन्होंने पूछा कि आभासी श्रवण कौशल कैसे डेवलप करते हैं, विकास करते हैं, मेरे से रीता जी आप कहना चाह रही हैं कि आज के समय में हम कैसे सिखा रहे हैं, शायद मेरा आपका प्रश्न है। हाँ जी सर। तो आज भी हम बच्चे सामने नहीं है, फिर भी उनको कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, भाषा के माध्यम से किसी न किसी ढंग से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं कि ये जो हमारे श्रवण कौशल है, इसके से कहाँ पर हमारी विकास होने की संभावना है और कहाँ और इसे विकसित करने की आवश्यकता है। पहले तो हम बच्चे को जब सुनते हैं, आज देखते हैं कि तकनीकी समस्या है, अभी हम लोग खुद महसूस किए इसको, तकनीकी समस्या के कारण कभी कभी वो ढंग से सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से, हम अपने बातों के माध्यम से और यदि कहें तो अपनी किसी ढंग से पढ़ा करके, लिखा करके और सुनने में हम किसी न किसी उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और आभासीय में तो तकलीफें तो है, श्रवण कौशल में मेरे हिसाब से ये तकलीफें चल रही है हमारे यहाँ पे। हम उतना जो कर पाते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं और वो इससे आप लोग किस प्रकार कर रहे हैं वो सीखने का मौका मिल सकता है। आप लोग बताएं। जी शालिनी जी, आप पठन के विषय में शालिनी जी आप कुछ बता पाएंगी कि बच्चों का कैसे देख पा रही हैं? जी सुषमा जी, तो पहले तो मैं यही कहूंगी कि हमारे भाषा के चारों कौशल को हम साथ लेकर ही हमें चलना है, क्योंकि कोई भी कौशल अलग नहीं हो सकता। श्रवण है तभी हमारा पठन है, लेखन है और वाचन तो सबसे पहले है ही है दूसरे नंबर पर। तो जैसे कि आभासी कक्षा हम अपनी ऑफलाइन कक्षा का मुकाबला तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि कौशलों के विकास के लिए जो हम सामने आमने बच्चों के जो करते थे वो सच में बहुत सारी चीज़ें आभासी पटल पर संभव नहीं हो पाती है। फिर भी मतलब कि हमने पिछले वर्ष से लेके इस वर्ष तक हमने शायद ये चारों कौशल, अपना मूल्यांकन, शायद कोई भी चीज़ दोहा में, मैं दोहा के हिसाब से बताऊंगी जो मैंने अपने विद्यालय में अपनी कक्षाओं में करवाया। तो हो सकता है कि जो बातें मैं आपको कहूँ वो सबकी कक्षाओं में समान रूप से लागू ना हो, पर क्योंकि एक शिक्षिका होने के नाते कहीं ना कहीं ये हमें समझना ही पड़ता है कि हमारी कक्षा में कौन सी बात कितनी कारगर या असरदायक है। तो सबकी कक्षा अलग है, बच्चे अलग हैं, उसी हिसाब से हमारी शिक्षण प्रणाली भी अलग हो जाती है। तो जब मैं बच्चों से पठन करवाती हूँ आभासी पटल पर, तो सबसे पहले मतलब मैं बच्चों को जोड़ना आवश्यक है। तो प्राथमिक कक्षाओं की मैं बात करूंगी, वहाँ हमारे जब पाठ होते हैं तो पाठों में 4 चीजें होती हैं, शीर्षक है, फिर पाठों के साथ चित्र दिए गए होते हैं, फिर विषय वस्तु है और अभ्यास है। तो हम अगर सीधे हम बच्चों का पठन आरंभ कर दें तो बच्चे जुड़ नहीं पाते। तो मैं अपनी कक्षा में जो शीर्षक है और जो चित्र है वो सबसे पहले उनकी रंगीन पीपीटी बनाकर शेयर करती हूँ और बच्चों को शीर्षक से जोड़ती हूँ। मैं उनको अवसर देती हूँ कि वो पूछे, वो सोचे, अगर इस पाठ का, इस चित्र का कुछ और शीर्षक हो तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो जाते हैं कि अगर इस पाठ का शीर्षक गोलू की अम्मा है या जो भी है, अगर उसकी जगह कुछ और शीर्षक है तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग उससे लिंक होने लगता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है, वो जुड़ जाते हैं। तो जब एक छोटी सी चर्चा होने के बाद शीर्षक के ऊपर
फिर मैं उन्हें चित्र दिखाती हूँ कि ये चित्र आपने देखा, अब आप सोचो इस कहानी में या इस पाठ में या इस कविता में और क्या क्या हो सकता है। एक कहानी आप खुद इमेजिन करो, एक अंदाजा लगाओ, इसके साथ अगर जो कहानी आपको बनती दिख रही है वो क्या होगी। तो बच्चों का एक इन्वॉल्वमेंट पाठ में पठन से पहले हो जाता है, जो कि मेरे वाचन के अनुसार उनके अनुसार हो जाता है जब हम चर्चा करते हैं। इसके बाद फिर हम, जैसे कि प्राथमिक कक्षाओं में मैं करती हूँ कि रंगीन पीपीटी, उसमें चित्र बना के पाठों का लिखा हुआ, फिर एक एक करके मैं बच्चों को उसमें कुछ कुछ गतिविधियों के माध्यम से जोड़ देती हूँ। क्योंकि हमारी जो पाठ योजना है उसमें ऐसा नहीं है कि पूरी 40 मिनट की कक्षा हमारी केवल एक ही कौशल पर है, उसमें हम चारों अपने कौशल को थोड़ा थोड़ा समय देते हैं। ये हमारी पाठ योजना है जिसमें हम केवल लेखन को पूरे 40 मिनट नहीं रखते, पठन वाचन हम तीनों चीजों को लेके साथ लेकर चलते हैं। तो इसके अलावा आभासी पटल पे जो मैं करती हूँ जो सुपर रीडर, अब बच्चों को पढ़ने का मौका देने के साथ फिर मैं बोलती हूँ कि जो सबसे अच्छा पढ़ा, इस तरीके से छोटे छोटे प्रोत्साहन जो हम अपने बच्चों को देते हैं, और एक छोटे छोटे प्रमाण पत्र, ई प्रमाण पत्र आजकल देना आसान है, वो देने तो कहीं ना कहीं बच्चों की रुचि बनी रहती है। इसके अलावा हमारी हर पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध होती है, तो वो बच्चों से हम साझा करते हैं, अपनी पीपीटी के द्वारा पढ़ने के लिए उन्हें बोलते हैं। इसके अलावा जो अपनी कक्षा में मैं करती हूँ कि जो पाठ है उनसे पढ़ने के बाद कुछ और जानकारी आप लेकर आओ, उसके बारे में ढूंढो, उन्हें पढ़ो, और जो बच्चे ऐसा करते हैं उन्हें कक्षा में एक बार और पढ़ने के अवसर देती हूँ। तो ये छोटे छोटे प्रयोग मैं अपनी कक्षा में करती हूँ। और एक्स्ट्रा उन्हें पढ़ाने के लिए कुछ वेबसाइट्स मैंने खोजी हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, जहाँ फ्री में काफी पढ़ने के लिए उपलब्ध है, पीडीएफ उपलब्ध है। जैसे कि अगर मैं कहूँ उसमें एक तारा इंडिया है, जहाँ काफी कहानी की पुस्तक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस के अलावा भी बच्चों को हमें पठन से जोड़ना है, तो वो मैं उपलब्ध कराती हूँ, उन्हें लिंक भेजती हूँ कि आप एकलव्य की साइट पर जाइए, एक तारा इंडिया की साइट पर जाइए और कहानी कुछ पढ़कर फिर मुझे आप सुनाइए। तो ऐसे छोटे प्रयास में पठन के लिए करती हूँ। आपको मंच सौंपती हूँ रीता जी, सुषमा जी। मैं बस एक चीज़ जरूर जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पर मैम बैठी हैं, डॉक्टर मैम बैठी हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ मैम का एक और मीटिंग है, और मैं और हमारी संचालिका महोदया जो है यहाँ पर, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो जो है यहाँ पर सही मायने में कहा जाए तो मैं नहीं चाहता कि आपको धन्यवाद ज्ञापन दिया जाए मैम कि आप यहाँ से अभी जो भी है। सो सॉरी एक्चुअली वो पहले से फिक्स था 8 बजे, मैंने सोचा 6 to 8 शायद खत्म हो जाएंगे। नहीं, वो थोड़ा सा व्यवधान हो गया ना, कोई बात नहीं। रीता जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे साथ जुड़ी, और ये हमारा सौभाग्य है, इस मंच के लिए निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि सौभाग्य है। और आने वाले समय में आपकी कार्यशालाओं के मार्फत से हम लोग जुड़ेंगे, हिंदी शिक्षण के जितने भी हमारे साथी हैं, हिंदी के जितने हमारे साथी हैं, सभी जुड़ेंगे आपसे। और इसी वादा के साथ मैं मैम को यहाँ से विदा करना चाहूँगा कि वो जरूर आएंगी, हमारे साथ जुड़ेंगी। जी मैडम। विदा नहीं कर सकते सर, उनके आने की उम्मीद करते हुए अभी के लिए छोड़ते हैं। अभी के लिए छोड़ते हैं, बिल्कुल। जी, जी। तो दो शब्द के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। जी जरूर। माना मुश्किल बहुत है पर आखिर कब तक सताएगा, माना मुश्किल बहुत है पर आखिर कब तक सताएगा, वक्त ही तो है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। सविता जी, और हम मिल पाएंगे। सविता जी, आपके लिए एक बात बोलूंगी, मतलब आपके अंदर सच में एक कवित्री और एक बहुत ही, मैं कहूंगी, इमोशनल जो भी आपका व्यक्तित्व है, और आपने बहुत अच्छा हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बताया। और सर प्लीज कुछ कीजिए ताकि हम और ज्यादा सुन पाए मैडम को। मैं सहमत हूँ शालिनी जी से। हाँ बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि और अधिक हम जानकारी आपसे हम लोग शिक्षक के क्षेत्र में हैं, शिक्षण के क्षेत्र में हैं, पर अक्सर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमें चाहिए वो हम जरा ज्यादा पढ़ते हैं। और इस तरह की पॉलिसी आई है, हम इसे समझ रहे हैं, इसके कुछ खंडों को पढ़ा भी है, समझा भी है, पर जिस तरह आपने बताया तो शायद हर एक का अपना अपना समझने का अधिगम होता है। सुनकर हम लोगों को ज्यादा वो चीज समझ में आ रही है, तो हम लोग चाहेंगे कि आप कभी हम लोगों का इसमें मार्गदर्शन करें, हमें समझाएं। जरूर जरूर, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत क्षमा प्रार्थी कि छोड़ के कोई बात नहीं, हर काम जरूरी है। बिल्कुल जी। नमस्कार मैम। नमस्कार।
अब मैं हेमा जी आपसे पूछना चाहूंगी, हेमा जी, कि आप वाचन को किस तरह से, वाचन का जो कौशल है वो इस पटल पर, क्योंकि हमने जाना कि पढ़ना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है, पर बच्चे पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन बोलने से कतराते हैं। और कई बार बहुत अच्छे वक्ता भी इस पटल पर, उन्हें लगता है कि घर आंटी लोग भी सुन रही होंगी, अंकल लोग भी सुन रहे होंगे, तो वो कई बार थोड़े हिचकते हैं। तो और कई तो बड़े दबंग होते हैं, वो तो खूब बोलते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा क्या महसूस हो। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सुषमा जी आपका। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम भाषा के चारों कौशल इन्हें साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो व्याकरण हो या पाठ हो या गद्य हो, हमारे पद्य हो, उन्हें साथ लेकर ही चलना पड़ता है। और वाचन जो है, वहाँ समस्या ज़रूर आती है, वो चाहे प्राथमिक स्तर के हों या माध्यमिक विद्यालय के छात्र हों। और भाषा का तो उद्देश्य ही संप्रेषण है। और मनोवैज्ञानिकों का तो कहना है कि लोग मातृभाषा में सोचते हैं और फिर उसका अनुवाद करते हैं। और अगर मैं सिंगापुर संदर्भ में बात करूं, तो हमारे यहाँ वो बच्चे हैं जो चाहे हिंदी भाषी परिवार से हैं, लेकिन सोचते अंग्रेजी में हैं और उसका अनुवाद हिंदी में करते हैं। अभी आज दोपहर में ही मैं उनका ऑनलाइन काम था, वो मार्क कर रही थी, तो उसमें आया एक परमाणु परिवार। तो परमाणु परिवार जो है, उनका चलन बढ़ रहा है और सब। अब परमाणु परिवार अगर हम बात करें, तो ये न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा है बच्चा। और आप खुद सोचिए कि हाँ, हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य परमाणु बम ज़रूर होता है, लेकिन उसे हम परिवार तो नहीं कहते। परमाणु परिवार तो नहीं कहते। तो जी, अब इसके लिए हम कक्षा से लेकर, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या जैसे ऑनलाइन कक्षा हो, तो हम उन्हें किस तरह के मौके और अवसर देते हैं। मैं कुछ ऐसी शिक्षण रणनीतियों की बात आपसे करूँगी और आपके सामने रखूँगी कि हम उन्हें कैसे अवसर देते हैं। तो वो ये है कि हम जब अपनी कक्षा शुरू करते हैं, तो जिसे हम यहाँ कहते हैं, एक रणनीति है हुक, कि मैंने अपने पहले 3 मिनट में अपने छात्रों को अपने साथ बांध लिया। और वहाँ से हम शुरू करते हैं कि उनकी रुचि अनुसार विभिन्न परिचित विषयों पर विवरण दें। अब जैसे कल ही मैंने कहा, जैसे-जैसे बच्चे जुड़ने लगे, तो आते ही बताइए कैसे चल रहा है, हमें 4 हफ्ते हो गए हैं ऑनलाइन करते हुए। तो एक थे, मैम बहुत आराम से हूँ, मज़ा आता है, आराम से उठते हैं, आराम से बैठते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने घर में कपड़ों में आराम से बैठे हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो वहीं दूसरे आए तो नहीं मैम, ये 4-6 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन होता है, टाइम ये नहीं कर सकते। तो उनके अलग-अलग विचार, उनके परिचित विषयों या रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ करके हम उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। ये हमारा जो है उद्देश्य रहता है वाचन को पढ़ाने का। तो वहीं कोई वास्तविक या काल्पनिक घटनाएँ या आस-पास जो 1-2 दिन में घटनाएँ हुई हों, उनको हम बता के उनसे करवाते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएँ पूछते हैं, उनकी दिनचर्या का वर्णन इस तरह से हम उन्हें करते हुए जो है मौखिक और वाचन का जो आभासीय पटल या ऑनलाइन कक्षाओं में उन्हें मौका देते हैं कि चलिए आज बात करते हैं कि क्या आपकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, क्या आपके सपने हैं, या पसंदीदा विषय के बारे में बताओ। अब कभी अगर लेट जुड़े तो कहाँ थे? मैम मैथ्स की कक्षा थी, वहाँ थे और वहाँ से हम जुड़कर नहीं आ पाए। तो वहाँ से कहीं न कहीं उन्होंने जो कुछ कहा, उसी को पकड़ लिया और उसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं, वो खुद को, अपने विचारों को व्यक्त कर पाएँ। और ना ही केवल अपने अनुभवों, भावनाओं, विचारों को व्यक्त करें, सुझाव दें, राय दें, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस वार्तालाप, उस संवाद को आगे बढ़ा पाएँ। ये तो होता ये है कि बात करते-करते बीच में आया नहीं कोई समझ, कोई बात नहीं आई, तो वो फटाफट अपनी अंग्रेज़ी भाषा ला करके और उस बात को मोड़ देते हैं। अपनी बात वो पूरी करेंगे, ये हमें मालूम है। लेकिन हमारी जो भाषा है, जो हमारा उद्देश्य है, उसे पूरा कैसे किया जाए, ये वाचन कौशल में करवाते हैं हम और पूरी कोशिश करते हैं। उसके लिए जैसे हम कहते हैं भूमिका निर्वहन, रोल प्ले, ये गतिविधि बहुत कारगर काम का होती है। और ब्रेकआउट रूम बना करके हम किस तरह से उन्हें विषय देते हैं और त्वरित विषय देते हैं कि आपको 1 मिनट दिया जाता है और 1 मिनट के लिए आपको इस विषय पर बात करनी है। हाँ, जो बच्चों को पसंद आए हम वही विषय चुनते हैं। और जहाँ अगर हम बात करें कि जैसे हम क्या करते हैं, तैयार शब्दावली दे देते हैं उन्हें
जैसे हमें लगता है कि हाँ, हम इस हफ्ते में उनसे कोई वाचन का अभ्यास करवाने वाले हैं, ऐसी कोई गतिविधि है, तो कहीं न कहीं उन्हें सहमति, असहमति या उनकी राय, उनके सुझाव से संबंधित पहले ही एक तैयार शब्दावली दे दी कि हाँ, इसे पढ़िए और इसे तैयार रहिए, क्योंकि विशेषण के नाम पे उनके पास केवल शब्द होते हैं अच्छा है और बुरा है, अच्छा लगा और बुरा लगा, उसके अलावा उनके पास शब्द नहीं होते हैं। तो ये कुछ तैयारी है जो हम पहले करते हैं, जिसका हमें मूल्यांकन करना है, या हम जिस तरह की अभ्यास और गतिविधि की मैंने बात की, हम ये करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बाधा आती है वाचक की, उसके बारे में भी जरूर बताना चाहूंगी कि जब वो गलती करते हैं या हिचकिचाने वाली बात हमने की, उनको बहुत ज्यादा महसूस होती है, और खासकर जैसे जैसे बड़ी कक्षाओं में जाते हैं बच्चे तब, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे सहपाठी सुनेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो उसके लिए यहाँ शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम है कि जैसे मैंने अपनी कक्षा के लिए कहा है कि हम साथ में हंसेंगे, एक दूसरे के साथ हंसेंगे, लेकिन एक दूसरे पर नहीं हंसेंगे। तो इन चीजों को अगर आप जी धन्यवाद। तो अगर ये हम कहते हैं कि अगर हमने ये सेट रूल्स अपनी कक्षा के शुरू करने से पहले ही कर दिए, हमने उन्हें बता दिया कि हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं और उद्देश्य क्या है, तो छात्र जरूर पालन करते हैं। कई बार छात्रों को ये समझ नहीं आता कि वाचन कौशल को कैसे विकसित किया जाए, या इतना आ गया अब इसके आगे कैसे बढ़े हम। तो यहाँ भी शिक्षकों का जो है रोल वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा मैंने कहा, अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं, और ऑनलाइन जो है वो मौका देता है बच्चों को कक्षा के बाद बैठाकर बात करवाने का। क्या ये बैठे, अब हम बात करते हैं। और रेडियो कार्यक्रम जैसी गतिविधि मैं करवाती हूँ। चलिए, रेडियो कार्यक्रम बनाना है आप लोगों को, साक्षात्कार करना है, या संगरोध की बात है, या सर्किट ब्रेकर हमारे यहाँ कहा जाता है, लॉकडाउन, किस तरह से तनाव का प्रबंधन कर रहे हैं। घर पर किसी से पूछिए, भारत में किसी से पूछिए, साक्षात्कार करके बोलिए, समझाइए, उसे सुनाइए। तो ये जो ऑनलाइन परिवार है, जैसा कि शालिनी जी ने कहा था कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सब हमें नोटिस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ, नोटिस करने के साथ, मैं ये बात जरूर यहाँ बताना चाहूंगी कि वो भी जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, और उन्हें लगता है ओ, हमारा उच्चारण ऐसा था, या हमारे बच्चे को इस तरह की मदद यहाँ उसकी जरूरत है उसे। तो हमारा जो विद्यालय है वो पूरे परिवार के लिए खुल गया है। और ये चीजें हैं जो हम यहाँ से पूर्ण कर रहे हैं। ये मंच आपको सौंपती हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे त्रिलोक जी, हम थोड़े नर्वस हो रहे थे कि हमें लग रहा था आपका संबंध शायद नेटवर्क के कारण कुछ बाधा आई है। तो त्रिलोक जी, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये अंतिम जो एक बहुत बड़ा कौशल है, लेखन, इसके विषय में आप कुछ हम लोगों का मार्गदर्शन करें, हमें कुछ बताएं तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये कौशल है, जैसा कि आप अभी ने कहा है, कौशल है तो निश्चित तौर पे जिसको अंग्रेजी में स्किल्स कहते हैं, और स्किल्स जो है उसे हम लोग सीख सकते हैं, और इसकी शुरुआत जो है वो बहुत ही छोटी उम्र से हो जाती है। एक तो हम लोग, मैं बता रही थी कि लिखने का है, हम लोग सिखा पाते थे वगैरह, अब वो चीज़ें थोड़ी ये 2 साल से कम रुकी हुई है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है, जब हम लोग लेखन कौशल की बात करते हैं कि बच्चा कितना लिखता है, किस प्रकार से लिखता है या सृजन कर पाता है, वहाँ पर सही माने में देखा जाए आभासीय दुनिया में, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से देखा, अगर आप गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे ऐप हैं वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे बच्चे लिख कर भेजते हैं, ड्राइंग करके भेजते हैं। कहीं कहीं तो पढ़ाई जो है व्हाट्सएप पर भी हो रही है। आप सुनकर ये मतलब कि अचंभित होंगे, परंतु ये सच्चाई है। अपने देश में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर पढ़ाई जो है व्हाट्सएप पर भी हो रही है, जहाँ पे बच्चे जो है वो लिख कर भेजते हैं और उस चीज़ को वहाँ पर प्रेषित किया जाए। एक ये है, एक ये पहलू है। किस प्रकार से बच्चों के लेखन कौशल को बेहतर किया जाए, सबसे आसान तरीका जो है, जो हम लोग अपनी कक्षाओं में इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, आभासी दुनिया ही क्यों ना हो, वहां पर हम लोग बच्चों को शब्द दे सकते हैं और वहां पे वो सृजन कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी पंक्तियां दे सकते हैं उन्हें जो उनके हृदय को मतलब छू ले। तो जहां पर, जैसा कि ये सच्चाई है, जब तक साहित्य जो है, या फिर जिस चीज को भी आप समाज में
प्रेषित करना चाहते हैं, अगर वो जीवन से नहीं जुड़ा हुआ होता है तब वो चीजें बिगड़ जाती हैं, वो बच्चा उससे ले नहीं पाता है। हमें उन चीजों को भी यहाँ पे समग्र रूप में यहाँ पर रखना चाहिए पढ़ाने वक्त, जहाँ पर बच्चा जो है खुलकर लिख सके, अपनी बात को कह सके। ये महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर लेखन के दौरान छोटे छोटे, जैसे हम मान लीजिए कभी कभार हम लोग के स्कूल में जो है हम लोग स्लोगन राइटिंग भी करवाते हैं, फिर से और भी बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी कहानियां हैं, उसको लिखवाना किस प्रकार से, एक छोटी सी पंक्ति दे दिए, डॉट डॉट डॉट, और बच्चा लिखना शुरू किया। और उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना, क्योंकि आभासी पटल ज्यादा लंबा खींचने से क्या होगा, उबाऊ हो जाएगा, बच्चा वहां से कट जाएगा। और यहाँ पर बीच बीच में किसी बच्चे को बुलाकर उससे सुन भी लेना चाहिए, सही माने में वो लिख भी रहा है कि नहीं। आजकल तो हम लोग प्रेजेंट भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को कुछ दे देते हैं और देने के बाद वो बच्चे उस पर लिखते हैं, चित्रकारी भी करते हैं, कोई ड्राइंग भी बनाता है, पीपीटी वगैरह का भी इस्तेमाल करता है। तो आज आभासी दुनिया है, इसकी सीमा नहीं है, सीमा हम तय करते हैं, हम शिक्षक तय करते हैं। अगर हम सीमित रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा शिक्षण भी सीमित होगा। इसलिए इस समय में जितना आप प्रयोग कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। जी मैडम। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही बात है कि आप चारों से, या मिट्टू जी से, शालिनी जी से, हेमा जी से, यद्यपि हम सभी शिक्षक हैं और हम कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं और कुछ ना कुछ हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब नई शिक्षा, हाँ रीता जी आप बोल रही हैं कुछ? रीता जी जी, अब मेरा अगला प्रश्न आपसे है सुषमा मैम। सुषमा जी, आप आभासी पटल पर छोटे छोटे बच्चों के बच्चों का शिक्षण अधिगम किस तरह से सफल बनाती हैं और सुंदर बनाती हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चों से डील करती हैं, कृपया आप इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। ये तो जब मैं उनको ऑफलाइन भी पढ़ाती थी, जो हम लोगों का पारंपरिक ढंग था उसमें भी पढ़ाती थी, तब भी मैं नए प्रयोग और नई चीजें जितनी भी मुझे जहां से जानकारी मिली या खुद जो आ गया वो मैं इस्तेमाल करती थी। और सबसे बड़ी बात जो है वो मुझे लगती है कि शायद हम किसी भी उम्र में पहुंच जाएं, कहानी और कविता, इन दो से व्यक्ति प्रभावित होता ही है। ठीक है, अगर एक कवि जो है वो रोज अपनी कविता सुनाए तो शायद लोग बाग सोचे अब कौन सुने, लेकिन बच्चों को अगर बच्चों के लायक चीज सुनाई जाती है तो वो उसे बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उन्हें उसे बोलने में बहुत मजा आता है। वो गेयात्मक होती है या कुछ भी है तो उन्हें इस वजह से उन्हें बोलने में। तो मैं जब अक्षर ज्ञान से बच्चों को तैयार करना शुरू करती हूँ, सबसे पहले तो मेरा ये कि बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं जिनको लिखना नहीं है, उनका हिंदी से परिचय कराने के लिए कहानी और कविताओं का माध्यम लेती हूँ, खेल का माध्यम लेती हूँ। खेल का माध्यम यह है कि जो बिल्कुल सिर्फ बोलना सीख रहे हैं हिंदी में, वो अगले बच्चे का नाम लेके उसके लिए एक या दो शब्द कहेंगे जरूर हिंदी में। तो सही कहा हेमा जी ने कि अच्छा और वो अच्छा और बुरा दो ही चार एडजेक्टिव पता होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो यूज करते हैं उन्हें लगता है ये वर्ड यूज हो चुका, वो दूसरे शब्द को बोलते हैं। तो इस खेल में बच्चे बोलने के कार्य में आगे बढ़ते हैं। और जब मैं अक्षर ज्ञान लेखन करवाती हूँ तो हर अक्षर से मैंने कहानियां बनाई और उन कहानियों में मैं कक्षा के बच्चों के नाम को पिरोती हूँ, उनके माता पिता का नाम पता चल जाता है तो उनके माता पिता के नाम को पिरोती हूँ। और जब बोर्ड पे लगा सकती थी तो मैं उनका चित्र लगा देती थी। अब मैं कार्टून उन आभासी पटल पे कार्टून दिखाती हूँ कि ये बच्चा है, और बच्चों को बहुत मजा आता है कि जो उनकी कोई खूबी मुझे पता होती है, तो कोई चश्मा लगाता है, कोई जो है वो उसे डांस का बहुत शौक है तो वो एक बैले करते हुए लड़की दिखा दी। तो जिनके नाम उस अक्षरों से आते हैं उन बच्चों को मैं कार्टून या जो भी है, एक बच्चा तबला बहुत अच्छा बजाता है तो उसके माता पिता से मैंने तबला बजाते हुए चित्र मंगवा लिया था, तो वो बड़ा खुश हुआ कि उसके नाम की मात्रा आई और मैंने उसको तबला बजाते हुए दिखाया। तो एक तो कहानी मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छी रहती है, और दूसरी चीज है कविता। ये तो रोजमर्रा की चीज है।
पर उसके अलावा मैं हर चीज के लिए चित्र बनाने को कह देती हूँ। लिखाई उनकी सुंदर बने ना बने, वो चित्र जरूर अच्छा बनाते हैं, तो उसमें उनको बहुत आनंद आता है। तो शब्दों का ज्ञान भी बढ़ता है और वो चित्रकला का समेकन भी हो जाता है, और साथ में वो उस एक मन में अपनी उस चीज की पहचान बनाते हैं। फिर मैंने तकनीक को बहुत अपने शिक्षण में जोड़ा है, जैसे वर्ड वॉल गेम्स हैं जो उनको बहुत पसंद आते हैं, जो मैंने बना रखे हैं, कहूट बना रखे हैं उनके लेवल पे। और मैं जब वाचन करवाती हूँ थोड़े से समझदार बच्चों से, तो मैंने फ्लिपग्रिड का यूज करती हूँ। तो फ्लिपग्रिड का यूज करने से उन्हें खुद से बोलने की जरूरत पड़ती है, जैसे ही उनके पास लिंक पहुंचा वो बोलते हैं। लाइव वर्कशीट्स बनाई हैं जिन पे वो सिर्फ ड्रैग करते हैं या ज्वाइन करते हैं और वो ऑटोमेटिक चलती है। मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत उन्हें इसमें आनंद आता है। तो इन सब चीजों के जरिए इस आभासीय पटल पर मैंने बच्चों को जोड़े रखा है, और बच्चों को इस छोटे बच्चे जो हैं जिनको बहुत अधिक हिंदी नहीं भी समझ में आ रही है, तो भी वो कहानी सुनते हैं। और हर बार थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ बहुत से बच्चे आप कहना नहीं जानते, अच्छा मिसेज रजनीश तुम कहानी सुनाओगे ना? मैंने कहा हाँ कहानी सुनाऊंगी है। तो कहानी सुनना उन्हें, और वो मैं पीपीटी पे बनाती हूँ जिसमें मूवमेंट्स हैं, जिसमें साउंड है, जिसमें म्यूजिक बीच में आता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत पारंगत हूँ उसमें, पर मेरे बच्चों के हिसाब से मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लेती हूँ, जिसको मैंने अपने शिक्षक समूहों में शेयर भी किया है, जो जिनको आवश्यकता थी। हर अक्षर से एक कहानी, हर अक्षर से कुछ कार्टून कैरेक्टर, तो इस तरह से मैं उनको जोड़े रखती हूँ। और ये चीज जो है वो बहुत कारगर हो रही है जब लिखित में वो पहुंचते हैं। चित्र देखकर वो उसके लिए जरूर कुछ कहना चाहते, तो वो बोलते हैं। अगर उनको वहां तक की मात्रा आ गई है, खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, तो मैं साथ साथ कभी खीर बनाऊं तो क्या चावल ले आए, वो दूध ले आए, क्या क्या जोड़ रहे हो वो बता दो, और उसको जब वो बोलते हैं तो उन्हें मजा आता है। कभी कभी मैं उनको घोंसला बनाने के लिए कह दिया, तो अभी तो बच्चे घर के बाहर नहीं जा पा रहे, उन्होंने आमों की पेटी आई थी उससे भूसा निकाल कर और घर में जो उन्हें सफेद मिला वो रखकर घोंसला बनाया, और चिड़िया नहीं मिली तो चिड़िया का प्रिंट लेकर उसे काट कर और बिल्कुल चिड़िया ऐसे ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये प्रयोग मैंने किया, पर इसी तरह की बहुत सी चीजें मुझे समझ में आई कि मैं बच्चों को जोड़ सकती हूँ। तो जो उस दिन घोंसला नहीं बना पाए, उन्होंने बाद में कागज काट काट के घोंसला बनाया, छोटे छोटे घोंसले, और फिर वो पूरा ही उस पाठ को बता पाए कि चिड़िया तिनके लाई थी, चिड़िया दाना लाई थी, चिड़िया किशमिश घर से किशमिश ले आई थी। तो वो सब चीज उन्होंने मुझे दिखाई, और इस तरह से उनका शब्द ज्ञान बढ़ा, और जो लिखने की श्रेणी में पहुंच गए थे वो लिख पाए। तो और गेम्स बहुत कारगर हो रहे, शब्द ज्ञान के लिए वर्ड वॉल, कहूट ये बहुत कारगर, तो और फ्लिपग्रिड बोलने के लिए बहुत कारगर हो रही। तो इस तरह से ये सब चीजें मैंने प्रयोग की हैं, और मुझे अच्छा लगा कि बच्चे इस चीज को अच्छी तरह ले पा रहे हैं, यही मेरा संतोष। प्रशंसनीय है मैडम, आपका काम प्रशंसनीय है। छोटे बच्चे आपसे नहीं सीखेंगे तो और कहाँ जाएंगे। तो मैं अब माइक देती हूँ मैं रिंकी जी को। आइए रिंकी जी। जी जी प्रश्न जी 6 पर हैं अभी आप, हम प्रश्न 6A पर। तो मैं मिंटू सर है यहाँ पर, मिंटू सर शायद नहीं है अभी, तो कोई बात नहीं, हम लोग जी 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 प्रश्न को लेते हैं। तो सृजनात्मक लेखन में सुधार और जो रोचकता है इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, और यहाँ पर उपस्थित सभी वक्तागण सभी बहुत अनुभवी हैं, तो इसका उत्तर शालिनी जी और सुषमा जी और त्रिलोक सर, मैं तीनों से ही जानना चाहूंगी। तो संक्षेप में शालिनी जी। रिंकी जी, इसका उत्तर अभी त्रिलोक सर दे चुके हैं। लेखन के बारे में काफी कुछ डिस्कस हो गया है, बेहतर है हम थोड़ा सा आगे बढ़े ना, जैसे मुझे लगा क्योंकि समय काफी हो गया है। ए पूछिए रिंकी। अच्छा 6A पूछिए। नहीं, एक्चुअली सृजनात्मक लेखन के विषय में बातचीत थोड़ी हो चुकी है, तो ये हम लोग रिंकी, अगर हम लोग हम लोग शालिनी जी से ये जानना चाहेंगे कि वो दोहा कतर में है, तो वहां पर वो किस प्रकार, वहां पर जो मिश्रित शिक्षण चल रहा है, तो उनके बारे में शालिनी जी से थोड़ा जानना चाहेंगे कि
शालिनी जी आप थोड़ा बताएं कि आप जो दोहा कतर में जो मिश्रित कक्षाएं चल रही हैं उनके बारे में थोड़ा आप बताएं शालिनी जी। हाँ, तो रिंकी जी जैसे आपने कहा कि ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि मिश्रित शिक्षण, तो जब पिछले वर्ष थोड़ा कोरोना कम हुआ तो हमारी अगस्त से ब्लेंडेड क्लासेस शुरू हो गई। तो ब्लेंडेड क्लासेस के लिए हमने क्या किया, पहले हम पूरे ऑनलाइन थे, यानी कि 100% बच्चे हमारे घर से पढ़ रहे थे और हम भी उन्हें घर से पढ़ा रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा कोरोना कम हुआ तो हमारे स्कूल ने क्लासेस को, अगर हमारी 35 बच्चों की कक्षा है तो उसको 3 ग्रुप में बांट दिया या फिर 2 ग्रुप में कर दिया। जैसे जैसे मिनिस्ट्री के हमारे ऑर्डर आते गए उसके अकॉर्डिंग, जब केस थोड़े ज्यादा थे तो हमने क्लास को 3 ग्रुप में बांटा, तो 10-10 बच्चों का या 12-12 बच्चों का एक ग्रुप बनाया। तो उसमें 2 ग्रुप घर पर थे और एक ग्रुप कक्षा में आ रहा था और शिक्षक आ रहे थे। तो उस दौरान हमारा बाकी जैसे हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे थे बिल्कुल वही था, लेकिन बाकी 2 ग्रुप उस वक्त घर से पढ़ रहे थे और एक ग्रुप क्लास में आके पढ़ रहा था। तो जिससे क्या सामाजिक दूरी के साथ उनका कक्षा कार्य भी चल रहा था और बाकी का जो हमारी नॉर्मल कक्षा होती है बिल्कुल उसी की तरह ये जारी था और काफी सफल भी रहा। फिर इसके बाद थोड़ा कोरोना और कम हुआ तो हमारे 2 ग्रुप बना के हमारे 50% बच्चे घर में थे और 50% कक्षाओं में आने शुरू हो गए। तो उसमें लेकिन उसमें एक 2-3 समस्या थोड़ी सी आती हैं। वो क्या, क्योंकि आपको एक ही समय में, अब ऑनलाइन में आप 100% को घर से पढ़ा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान पूरा उन बच्चों पर है, लेकिन यहाँ आपको 2 ग्रुप को साथ साथ लेकर चलना है, जो कक्षा में आपके सामने बैठे हैं, फिजिकली हैं, जहाँ प्रत्यक्ष आप उनको देख पा रहे हैं, और इसके साथ ही आपको दूसरा ग्रुप जो घर से पढ़ रहा है ऑनलाइन आभासी पटल पर, आपको दोनों ग्रुप के अनुसार अपनी पाठ्य योजना तैयार करनी है। और जो हमने की वो काफी सफल भी रही, लेकिन हाँ उसमें हम कभी कभी टोस पर भी आए, क्योंकि क्या है अभी जब बच्चे जो ऑनलाइन है आभासी पटल पे वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं और सेम समय में अगर कक्षा में जो बच्चे प्रत्यक्ष हैं वो पूछ रहे हैं, तो वहाँ एक जो बैलेंस बिठाना है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन अच्छे से रहा, हमने अपना पाठ्यक्रम जो हमारी पाठ्य योजना थी इसी प्रकार बनाई कि जिस वक्त हमारे ऑनलाइन कक्षा वाले बच्चे लिख रहे हैं उस वक्त हम म्यूट करके इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने जो बच्चे प्रत्यक्ष हमारे सामने हैं। तो पाठ्य योजना को 40 मिनट का जो हमारा डेली लेसन प्लान था उसी हिसाब से उसको बांटा गया ताकि हम दोनों बच्चों को साथ साथ लेके चले। ये काफी सफल रहा और अच्छा रहा। रिंकी जी अनम्यूट करिए, तो आगे के प्रश्न पूछ सकते हैं। रिंकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। जी मैं हूँ। हाँ बोलिए। अब मैं हेमा जी से जानना चाहूंगी जो कि सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनको आभासीय और प्रत्यक्ष दोनों ही तरह के अनुभव हैं। तो हेमा जी आप थोड़ा अपना अनुभव बताएं कि वहां पर किस प्रकार की कक्षाएं चल रही हैं जी, और किस तरह का अनुभव आपने। जी धन्यवाद रिंकी जी। हमारे यहाँ अब हम इसे कहते हैं न्यू नॉर्मल, नव सामान्य, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले साल था कि हमने 4 से 5 महीने तक ऑनलाइन पढ़ाई, जब हमारे यहाँ सर्किट ब्रेकर लगा, और उसके बाद जुलाई के बाद से लेकर पूरा साल, और अब अप्रैल में जा कर के दोबारा सर्किट ब्रेकर लगा है जो हम घर से पढ़ा रहे हैं। तो हमारे लिए आप कह सकते हैं कि 1 साल के बाद हम वापस वहीं आ गए जहाँ से हमने चलना शुरू किया था पिछले साल। लेकिन उसका फ़ायदा ये रहा कि हमने जो भी सकारात्मक अनुभव हमें पिछले साल हुए थे ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान, उन्हें हमने अपने प्रत्यक्ष कक्षाओं में शामिल किया। और इस वर्ष जो हमारा नया साल शुरू हुआ, जो एकेडमिक ईयर, उसमें हमने हमारी सभी विद्यालय की गतिविधियों और बाकी जो हमने ऑनलाइन किया था उसे हमने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। उसे शामिल करते हुए हम हमारे लेसन प्लान, यूनिट प्लान उस तरह से बना रहे हैं जो हमने पिछले साल ऑनलाइन कक्षाओं से सीखे थे। यानी हमारी जितनी भी दृश्य और श्रवण की जो सामग्री थी जो हमने वहाँ बनाई, उनका इस्तेमाल अब हम प्रत्यक्ष कक्षाओं में करते हुए आए 4 हफ्ते पहले तक, क्योंकि 4 हफ्ते तक हम स्कूल में जा रहे थे और हमारी प्रत्यक्ष कक्षाएं हो रही थी। लेकिन आज इस पर्यावरण दिवस पर मैं एक और बात ये कहना चाहूँगी, जो फ़ायदा हुआ ऑनलाइन कक्षाओं का वो ये था कि अब हमारे कार्यपत्रक, सूचना, यहाँ तक कि हमारी रिपोर्ट कार्ड्स तक ऑनलाइन हो गए हैं। तो कागज़ की बहुत बचत हो रही है और भविष्य में और कितनी की जाए इस पर गहन विचार हो रहा है हमारे यहाँ।
ब्लेंडेड लर्निंग के बाद अब हम हाइब्रिड लर्निंग पर जाने की बात कर रहे हैं। और हाइब्रिड लर्निंग की बात वो है कि ये उन बच्चों के लिए नहीं कि भी जो स्कूल नहीं आ पाते या जो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, कि हम किस तरह से दूसरी कक्षाओं के छात्र को या उनके संसाधनों को अपने साथ अपनी कक्षा में जोड़ करके अपने शिक्षण, अपनी जो जो जिसे कहते हैं कि हमारी पठन सामग्री या जो लेसन प्लान है उसे एक अलग लेवल पर ले जाएं, एक अलग स्तर पर ले जाएं। हम उस पर अब काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये हमारे लिए दूसरी पारी थी, तो स्कूल से लेकर अभिभावकों से लेकर छात्रों तक हम सब अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार थे। तो जिन मुश्किलों का सामना हमने तब किया था वो अब नहीं है। हम पहले से ज़्यादा बेहतर तैयार हैं। और ये कहें कि ये 4 हफ्ते जो हमने की और अभी हमें 1-2 हफ्ते जो और ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, उसमें हमने जितनी गतिविधियां जो हम स्कूल में जोड़ी में नहीं कर पा रहे थे या हम समूह में नहीं कर पा रहे थे, वो अब हम यहाँ कर पा रहे हैं। तो जो कमियां हमारी प्रत्यक्ष कक्षा में रह गई थी वो अब हम यहाँ पूरी कर रहे हैं। तो वही जो हमने कहूत और क्विज और पैडलेट की बात की और जो वर्ड वॉल किया हमने, वो उसे हम कक्षा में ले गए। और वो जो उत्साह बच्चों का जो हमने क्लास में जो सामने देखा ना, तो यकीन मानिए उसका मजा कुछ और था। जो हम अभी यहाँ ऑनलाइन में करते आए, जो हमने सीखी पिछले साल हमने की, अब हम उसे जब क्लास में ले गए और सामने किया तो जो फीडबैक मिलता वो बहुत मजेदार है। और उससे हमें ये भी पता चला कि कहाँ कमी है या कहाँ हम इसे और बेहतर कर सकते हैं तकनीकी और प्रौद्योगिकी की सहायता से। तो हम बहुत बड़ी बाधा को पार करते हुए हम आगे बढ़े और पढ़ने और पढ़ाने को हमने और एक लेवल पर ले जाकर रुचिकर बनाया। पर इसमें कोई दो राह नहीं है कि ऑनलाइन शिक्षा जो है वो स्कूली शिक्षा की जगह आने वाले कुछ सालों में तो पूरी तरह नहीं ले पाएगा। धन्यवाद। ये एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल भारत में भी है और अन्य देशों में भी है कि नवाचार को शिक्षा में स्थान दिया जाए, जिससे कि मतलब नए ढंग से नवाचार जो है उसका हम प्रयोग करें और शिक्षा में उसको हम लाएं। और जो पहले से भी था पर हमने उसको एक विशेष नाम नहीं दिया था, लेकिन उसको हम कितना, तो यहाँ पे मैं शालिनी जी से पूछना चाहूंगी कि छोटे बच्चों के साथ आप नवाचार को कैसे लेती हैं, या क्या नवाचार का प्रयोग आप उस स्तर पे अच्छा मान रही हैं या वो सफल हो रहा है? तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी सुषमा जी, तो जैसा आपका प्रश्न है कि नवाचार प्राथमिक कक्षाओं के लिए, जैसे नवाचार का अर्थ ही हो जाता है कि नवीनता लाना अपने आचरण में। तो मुझे लगता है कि जो हमारी अधिगम प्रक्रिया है, अगर नवाचार हम प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सरल बनाता है। अब जैसे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, नई शिक्षा नीति में अभी हमने काफ़ी वर्कशॉप की उसके ऊपर, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात आई है, यानी कि प्रयोग करके सीखना। तो वो हमने अपनी कक्षाओं में उसको आरंभ किया है और सच में उसके अच्छे परिणाम हैं। तो एक नवाचार छोटी कक्षाओं में जो पहले था कि शिक्षक कक्षा में आया, उसने पाठ पढ़ाया और पूरा 40 मिनट की कक्षा में हमारा 30 मिनट तक शिक्षक के बोलने का था, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। नवाचार में बच्चों की सहभागिता, उनका इन्वॉल्वमेंट, इसका बहुत ही आवश्यक है। और सच में नवाचार होना मुझे लगता है प्राथमिक कक्षाओं में तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब वो परंपरागत केवल शहरियों से शिक्षण नहीं चल सकता। अब हम अपनी कक्षाओं में नवाचार के धीरे धीरे प्रयोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि प्राथमिक कक्षाओं में उसके रिजल्ट अच्छे हैं। अगर मैं बच्चों को वर्ण पढ़ा रही हूँ, स्वर और व्यंजन पढ़ा रही हूँ, अगर मैं उन्हें लयात्मक अधिगम से वो पढ़ाऊँ सस्वर गाकर, बच्चे जल्दी सीखते हैं। केवल बोर्ड पर लिखने से बच्चे इतनी जल्दी नहीं सीखते। इसी की तरह हमारी जो पाठ योजना है, नवाचार के साथ बच्चों की जिज्ञासा के साथ साथ उनकी रुचि है, कला अधिगम से उसे जोड़ना, और इसके अलावा बहुविषयक से अगर उसे हम विज्ञान से जोड़ दें, गणित से जोड़ दें, तो ये कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे नवाचार हमारी कक्षा को रोचक बनाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जब ही जुड़ते हैं, जब उनको महसूस करते हैं, तो बच्चों का जुड़ाव आवश्यक है और नवाचार से बिल्कुल संभव है। अगर मैं अपनी कक्षा के बच्चों को संज्ञा बताना चाहती हूँ, अगर मैंने परिभाषा लिख दी और मैंने उसके भेद बता दिए, कक्षा समाप्त। लेकिन अगर उसी बात को अगर हम छोटी छोटी गतिविधियों से, अगर मैं कहूँ कि आप कुछ नाम वाले शब्द ले आइए, उन चीज़ों को ले आइए,
और वो ला कर आभासी पटल पर भी या फिर प्रत्येक कक्षा में बच्चे वो ला के मुझे दिखाएं, और फिर उन चीजों को हम तीनों प्रकार के भेदों के अनुसार अलग अलग करवा दें, बच्चे कितनी आसानी से संज्ञा सीख जाएंगे और तीनों भेदों को भी समझ जाएंगे। इसी के साथ अगर मैं आभासी पटल पर पढ़ा रही हूँ या प्रत्येक कक्षा में, संज्ञा की एक आधी पीपीटी के साथ मैंने क्रिया के कुछ शब्द लिख दिए और मैंने संज्ञा को उनसे बोला ये जिस क्रिया के साथ ये जुड़ती हैं उन्हें आप जोड़ दीजिए। तो क्रिया के साथ साथ बच्चे संज्ञा को क्रिया से सही, अगर मैंने किसी जानवर का मछली बनाई और सामने मैंने तैरना लिख दिया, अब बच्चे ने सही क्रियापद को संज्ञा से जोड़ दिया और कितनी जल्दी उनके दिमाग में आ जाएगा मछली तैरती है, तो तैरती क्रिया संज्ञा से किस प्रकार जुड़ गई। तो ये छोटी छोटी गतिविधियां हैं कि रटवाने के अलावा ये रटंत विद्या जो है वो सच में अब खत्म होनी चाहिए। समझना, संदर्भों से समझना अभी बहुत आवश्यक है। और आभासी पटल पर जैसे अभी मैं प्रयोग करती हूँ, कुछ ऐप्स भी हैं, जैसे कि सुषमा मैम ने भी नाम बताया क्विट ऐप का, और इसके अलावा quizzes.com है जिसमें आप एक साथ पोल चलता है। अब मेरे बच्चों ने सही प्रश्न वो देते जा रहे हैं, कक्षा 5 के बच्चे हैं, 6 के हैं, तो क्विज में उनका पोल, उनकी रैंकिंग ऊपर नीचे हो रही है। मतलब बच्चों को इतनी रुचि आने लगती है कि अच्छा मैंने 10 प्रश्न दिए, मैं एकदम फर्स्ट पोजीशन पर हूँ, 2 मेरे गलत हो गए, मैं नीचे आने लगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कक्षा को रुचिकर बनाते हैं। छोटे छोटे नवाचार तो बहुत विस्तृत है, काफी हम छोटे छोटे प्रयोगों से भी, गतिविधियों से कक्षा को रोचक बना सकते हैं, और प्राथमिक कक्षा में तो बिल्कुल सफल है। मैं इसके बिल्कुल सहमत हूँ और अपनी कक्षा में प्रयोग भी कर रही हूँ। धन्यवाद सुषमा। हेमा जी आपसे जानना चाहूंगी कि आप बड़ी कक्षाओं में इसको कैसे ले रही हैं, या मतलब कितना कारगर ये सिद्ध होता है, क्योंकि वहां पे सिलेबस भी बड़ा होता है, ज्यादा चीजें बतानी होती हैं, तो उस हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहूँ। जी धन्यवाद सुषमा जी। शिक्षाविद इस्त्रादो ने कहा है कि यदि छात्र हमारे पढ़ाने के तरीके से नहीं सीख पा रहे तो शायद हमें उन्हें ऐसे पढ़ाना चाहिए कि जिससे वे सीख सके। तो ये तो रही एक बात। अब रही माध्यमिक छात्राओं के साथ, और खासकर अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हमारे छात्र हमसे जुड़े कैसे, क्योंकि होता यह है कि हिंदी की तरफ रुझान धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी कक्षाओं में जाते जाते हैं हमारे छात्र, उनको लगता है अच्छा अब क्या, हमें हिंदी पढ़नी आ गई ना, हिंदी बोलना जानते हैं तो अब क्या पढ़ें। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हर कक्षा के लिए है, लेकिन माध्यमिक कक्षाओं में जरा थोड़ा ज्यादा हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो है कनेक्शन, बच्चों के साथ जुड़ा। अगर हमारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं तो वो हमारी भाषा में पूरी रुचि ले रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जो हम चाहते हैं वो वैसा कर पा रहे हैं अपने अनुसार। तो ये एक बात है जो नवाचार की है, जो बहुत ज़रूरी है अपने आप में माध्यमिक कक्षाओं के लिए, और हिंदी भाषा को लेकर अगर हम साथ चले तो। और अब तो हम यही देख रहे हैं कि भाई नवाचार जो है वो नया है, रचनात्मक है, सरल है, संसाधन पूर्ण है, आउट ऑफ बॉक्स है, सब कुछ है। तो भाई इतनी खूबियां हैं तो नवाचार तो होना ही चाहिए, और वो महत्वपूर्ण हो गया है। और ये केवल सिर्फ परियोजनाओं पर आश्रित नहीं है, या हमने 21st सेंचुरी स्किल्स दिखा दिए और करवा दिए और समझा दिए, या इंटीग्रेटेड हो गया तो काफ़ी रहता है। या जैसे हमने कहा कि हम अगर कोई गद्य या पद्य करवा रहे हैं, उसको 2-3 भागों में बांटा, वो हम करते हुए आए हैं और पाठ पढ़ाया। अब हम एक ही, चाहे वो व्याकरण हो या हमारा गद्य या पद्य से संबंधित हो, उस एक ही पाठ को या उस कॉन्सेप्ट को कहिए तो 10-12 अलग अलग तरीकों से पढ़ा सकते हैं। अब अगर हम कहें कि हमने माध्यमिक विद्यालय में हमें करवाना है, लेखन कार्य है, और वो है बाढ़ पर या सूखा, ऐसी कोई स्थिति है, तो वही कक्षा शुरू हुई और चित्र, उस पर बातचीत 3 से 5 मिनट बताइए। उसके बाद से जो स्तर है हमारे क्लास में, जो उच्च या मध्य या जो जिन्हें मदद की ज़रूरत है, वो अपने अपने विचार लिखें कि ये क्या दिख रहा है, ये क्यों है, इसके कारण क्या है। वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते अब आप इस पर कोई कविता लिखिए, कोई स्लोगन, कोई विज्ञापन बनाइए, या मदद की ज़रूरत है तो उस मदद के लिए कोई सूचना बनाइए, किसी तरह से कोई पोस्टर या कोलाज बनाइए। हमारा नवाचार एक ही, यानी वो मेरा चित्र है केवल बाढ़ का या सूखा, बस, और उसे हम कहाँ से कहाँ लेकर जाए।
और यही सब करते हैं और फिर देखते हैं कि अब हमारी क्लास मिक्स क्लास है तो किसकी रुचि कहाँ है, सुंदर सी अच्छी कविताएं आपके सामने आएंगी तो वहीं स्लोगन आएंगे आपके सामने, तो विज्ञापन अलग अलग आएंगे, तो कहीं ऐसे हैं जो अपनी तरफ से चित्र बना करके आपको दिखाएंगे, तो केवल जो है बस आप हमसे पूछ लीजिए और हमारा काम हो गया। तो उद्देश्य हमारा पढ़ाने का और नवाचार का कहीं ना कहीं जो है हम उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उसके साथ साथ अब बात नवाचार की कर रहे हैं तो हमारे यहाँ भी ये कहा जाता है कि बच्चों को हम वही पढ़ाएंगे जो रियल है, रेलेवेंट है और रीसेंट है। अब अगर हम यहाँ बैठे हुए बच्चे हैं और कई बार हम अब कहानियां जो हैं उनके बिना तो भाषा चाहे कोई भी हो वो रोचक नहीं होती, कविताएं हों, लेकिन अगर जिस बच्चे ने या जिस बच्चे के माता पिता ने ही चूल्हा नहीं देखा, अगर मैं उसे प्रेमचंद की भाड़ में भूनी कहानी पढ़ाऊंगी तो भाड़ में मैं जाऊंगी पहले समझाने से पहले। और वो भाड़ क्या है और वो भुनना और वो भुनगी और वो भुनी हुई, ये तीनों शब्दों में जब हम घूमते हैं ना कक्षाओं में तो सच में पूरे देश का भ्रमण कराते हैं हम लोग उस भाड़ में खाली। तो ये है नवाचार कि हम कैसे प्रेमचंद को उठा करके हम आज के बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल में डाल करके पढ़ाते हुए उन्हें। और हमारे जो छात्र हैं आप लोगों ने सबने इतनी इंटरनेट पर ये क्विज, कहूत, वर्ड वॉल, फ्लिपग्रिड की बात कही, ये सब ये गेमिफाई जनरेशन है, ये जनरेशन जी है जिसे फटाफट चाहिए त्वरित जवाब, हर चीज। अब भाड़ में भुनी ये हवेली को भी अगर हम गेमिफाई करते हैं, उसको समझाते हैं, त्वरित उन्हें जवाब और परिणाम मिलते हैं, तो वो जरूर प्रेमचंद से भी प्रेम करना सीख पाएंगे जिस तरह से हमने सीखा। हेमा जी, ये भाड़ की बात आई तो हम लोग एक पॉपकॉर्न एक्टिविटी करवाते हैं कि वो पॉपकॉर्न को माइक्रो में बनाते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि कितना मिनट लगे और कितना ये उछला। तो सोचो जितना वो उछल रहा है उसको रूलर से नापो जल्दी से। तो वो माइक्रो मतलब तरह तरह से बच्चे जो हैं वो इस चीज को, अच्छा पॉपकॉर्न की क्वांटिटी कितनी थी और अब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, है ना। तो ये गणित आ गया, ये इंटीग्रेशन हो गया आपका, वॉल्यूम का हो गया। या अपने किचन तक तुम्हें पानी पीने जाना है तो कितने कदम चल कर गए, है ना। तो अब मतलब छोटे छोटे ये बात जरूर है कि हम उसको एक जिसको कहना चाहिए एक कंस्ट्रक्टेड ढांचा, भले ना उसको हम कहीं कहें, पर ज्ञान जरूर जा रहा है और उस ज्ञान को हम कैसे समेटें और कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें, ये चीज जो है वो वहां पर शिक्षक जो है वो फैसिलिटेटर की तरह उन्हें समझा सकता है कि अगर तुमने ये चीज, हाँ जी बोलिए, सॉरी बोलिए। आभासी नहीं माफ कीजिए, पर आभासी पटल पर जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड लर्निंग जिसे हम कह रहे हैं, हाँ, विभेदित मूल्यांकन, वो हमें आभासी पटल करने का मौका देता है। वहीं हम जब कक्षा में 30-35 बच्चों के बीच जाते हैं तो वो समय उतना दे पाना हमें जरा मुश्किल लगता है। जी आपको वापस देती हूँ मंच। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे जाते हैं। रीता जी अगले प्रश्न पे। हाँ जी मेरा अगला प्रश्न है, डिजिटल माध्यम से हमने शिक्षण तो कर लिया, सभी कौशलों का विकास भी कर लिया, देख लिया, चर्चाएं कर ली, अब बारी आती है मूल्यांकन की। हमने जो किया उसका मूल्यांकन अनिवार्य है। हमने क्या सिखाया हम जानते हैं, बच्चों ने क्या सीखा वो बच्चा खुद के लिए भी तो जाने, परिणाम नापे थोड़ा। तो मेरा प्रश्न उसी से संबंधित है, वो यह है कि डिजिटल पद्धति में, डिजिटल माध्यम से चारों कौशलों का मूल्यांकन आप सभी अपने अपने स्तर पर अपने अपने विद्यालयों में किस किस प्रकार से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। आप सिंगापुर से बताएंगी, आप दोहा से बताएंगी, आप मुंबई से बताएंगी सुषमा मैम, कोलकाता में त्रिलोक सर आप कैसा कर रहे हैं आप बताएंगे। तो हेमा जी आप ही से शुरुआत करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद रिंकी जी। एक ही पाठ पर तीनों स्तरों के छात्रों के लिए प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी कहा विभेदित मूल्यांकन, जो कि डिजिटल परीक्षाएं हैं उनका उद्देश्य पूरा करता है। वहीं
जब डिजिटल परीक्षाएं या हम प्रश्न पत्र तैयार करते हैं छात्रों के लिए, तो उसका एक ये फायदा है कि छात्र उन्हें बार बार कर सकते हैं, अपने समय पर कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। तो होता ही है कि जब हम प्रत्यक्ष कक्षा में जाते हैं तो जो बच्चे जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है वो ज़रा हतोत्साहित होते हैं, अरे उन्होंने इतना ले लिया, और जो ले पाते हैं तो वो उनका शोर हमें कक्षा में उनकी खुशी नज़र आती है। तो डिजिटल परीक्षाएं जो हैं, मुझे लगता है कि इनका उद्देश्य या जो आभासी पटल पर हम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसी के साथ जो है बच्चों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा वो सीख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही परीक्षा को अगर बार बार कर पाते हैं अपनी समय अपनी क्षमता के अनुसार, जिसे हम अपने यहाँ प्रत्यक्ष कक्षाओं में लर्निंग स्टेशन के जैसे कहते हैं, कि हमने उनके लिए स्टेशन बना दिए हर स्तर के छात्र के लिए कि यहाँ से आगे बढ़िए। आखिर में अंत में जितने भी कक्षा में छात्र हैं वो उन सभी कार्य पत्रकों को या उन गतिविधियों को करते हुए चलते हैं। तो वही चीज हम जब आभासीय पटल पर आते हैं तो ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। वहीं बेहतर समझ सकते हैं हर चीज को, और ये हर डिवाइस पर उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात, लैपटॉप हो उनका, क्या बोलते हैं जिस पर, ये आईपैड हो या फोन पर, तो वहां पर उपलब्ध है। और उसी तरह से डिजिटल परीक्षाएं जो है उनका उद्देश्य, मुझे लगता है कि आपने कितना याद किया नहीं समझना उनका कोई उद्देश्य नहीं है। ये कि आप उसे समझ कितना पाए जो आपको पढ़ाया गया, डिजिटल परीक्षाएं उस पर आपका ध्यान केंद्रित करती हैं। और हम जैसे यहाँ सिंगापुर में करते हैं, हमारे पास MS टीम्स हैं, फॉर्म्स हैं, कहूट, वर्ड वॉल हैं, फ्लिप ग्रिड्स हैं। वीडियो के द्वारा उनके वॉइस नोट मंगवा करके हम वाचन इस तरह से मार्क करते हैं, उनके वीडियोस मंगा करके हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो वहीं जब ये जितने हमारे MCQ बहुविकल्पी वाले जो पटल हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति होती है, वर्तनी जैसे रचनात्मक मूल्यांकन हो पाते हैं और कंप्यूटर द्वारा जांचा जाता है, तो वही वो गेमिफाई वाली जनरेशन, त्वरित परिणाम, और उनको पता चलता है अच्छा हमने ये किया और ये इतने हमारे अंक आए। तो वहीं इस डेटा का हम लोग प्रयोग करते हैं ये आंकने जांचने के लिए कि जी हमारी कक्षा में छात्र कहाँ तक पहुंचे और किसे कहाँ आगे तक लेकर जाना है, हमें क्या काम करना है। तो ये डेटा हमें बहुत काम आता है उसका आकलन करने में। और उसके साथ साथ जैसे कहते हैं कि एक चीज मैं जरूर यहाँ जोड़ना चाहूंगी, जो हो पाए तो बहुत अच्छा है, कि हिंदी टंकण की समस्या है। अगर हम हिंदी टंकण की समस्या से अगर हम पार पहुंच जाए ना, तो हमारा ये जो समिटिव असेसमेंट्स होते हैं ना, ये जो संकलनात्मक जो मूल्यांकन है, ये भी आसानी से किया जाता है। तो देखिए हमारे छात्र अब उसे कितना मानते हैं और कितना करते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, हम जरूर कामयाब होंगे, जहाँ इतने कामयाब हुए हैं तो आगे भी जरूर होंगे। जी मंच आपको धन्यवाद। ऐसा है मैम हेमा जी कि अभी तक तो हमारे शिक्षकों को ही हम हिंदी में टाइप कीजिए बोलने पर मजबूर हैं अब तक। तो पहले हमें सीखना होगा, तभी तो हम सिखा पाएंगे। तो हमारे यहाँ ये तकलीफ है, थोड़ी सी अच्छी खासी तकलीफ है। नहीं, अब शालिनी जी से सुनते हैं। मूल्यांकन। जी, जैसे आपने पूछा कि डिजिटल परीक्षाएं कितनी उपयोगी हैं और चारों कौशलों का मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, डिजिटल के भी दोनों ही पहलू हैं। कहीं जहाँ संसाधन है सफल है, जहाँ संसाधन नहीं है फेल है। तो दोनों ही बातें हैं। यहाँ पर मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ, तो लेकिन अगर मेरा अनुभव अच्छा है तो आवश्यक नहीं है कि जहाँ पर बाकी सब लोग बैठे हुए हैं उनका अनुभव भी सेम हो। तो जहाँ संसाधन है, बच्चे वो इतने सक्षम हैं कि ये सारी सुविधाएं उनके पास हैं, तब तो सफल है, लेकिन नहीं तो नहीं। तो आभासी पटल को मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो हमारी प्रत्येक कक्षा की परीक्षाओं का स्थान ले सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, हमने अपने बच्चों का मूल्यांकन किया है, चारों कौशलों का किया है, सफलतापूर्वक किया है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी, जैसे हम पढ़ा रहे हैं जूम पर या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर पढ़ा रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम बच्चों को ऑनलाइन, जब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठे हैं उस वक्त मैंने अपनी क्विज फॉर्म की। अगर मेरी छोटी कक्षा के बच्चे हैं जहाँ पे मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए उन्हें क्विज के माध्यम से, उन्होंने बस सही आंसर को, उत्तर को 25 नंबर के, अगर मैं वीकली टेस्ट ले रही हूँ, उन्होंने टिक करके सबमिट किया, मुझे सेम टाइम पर वो आया। मेरे लिए आसानी है। अगर मैंने ऑटो उसमें डाला है तो मुझे फटाफट उनके पूरे रिजल्ट भी बनकर आ गए।
लेकिन इसके साथ थोड़ी बड़ी कक्षा है जहां मैंने एज ए असाइनमेंट दिया, एड वर्क की तरह उनको जूम पर दिया या टीम्स में दिया। तो जहां मुझे बच्चों से लिखवाना है, जैसे आज मेरी कक्षा 5 का एक प्रश्न पत्र था, वीकली टेस्ट था 25 नंबर का, तो जहां बच्चों को 1 घंटे का समय था, हमारा जैसा क्वेश्चन पेपर आप सबके भी बनते हैं वैसे ही हमने बनाया। एड वर्क में बच्चे ने उसे देखकर पेपर पर लिखा और लिखकर स्कैन करके उन्होंने अटैच कर दिया और वो प्रश्न पत्र मुझे मिल गया। तो लेखन को मैं उन्हें असेस कर पाई कि बच्चों ने कितना समझा, कितना लिखा। इसी तरह बाकी जो हमारे चारों कौशल है उसके अंतर्गत उनमें प्रश्न थे, बच्चों ने किया। तो सफल है और नहीं भी है। लेकिन इसके साथ एक चीज जो हेमा जी ने कही, जो हम भी कराते हैं, डिफरेंशिएशन लर्निंग, यानी कि जिसमें तीनों स्तरों को लेकर हम चलते हैं, जहाँ पे हमें जो हम हमारी पाठ योजना है या हमारे ये असेसमेंट है तीनों स्तर के बच्चों के लिए, तो वहां पर ये है कि जो मेरी क्विज 55 मिनट की थी, उन बच्चों के लिए जब बाकी बच्चों ने कर लिया, मैंने अपना टाइम बढ़ा दिया और उन बच्चों को आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया। तो उन बच्चों को थोड़ा समय मिला अपना असेसमेंट को थोड़ी देर में सबमिट करने का, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा समय। इसके अलावा एक और चीज, जैसे कि हम डिफरेंशिएशन लर्निंग में जाते हैं, असेस करने के लिए भी उस स्तर के बच्चों के लिए थोड़ा आसान, हम एक और उस ग्रुप के लिए पेपर हमने असाइन कर दिया, जो कि उतने ही 5 बच्चे अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं या फिर जो भी उनकी अपनी परेशानियां हैं, तो उनके हिसाब से बनाकर मैंने उसको असाइन किया और बच्चों ने एड वर्क किया। तो डिजिटल सफल है, लेकिन वो मतलब निर्भर करेगा कि संसाधन कितने हैं, और प्रत्येक कक्षा की बराबरी तो नहीं कर सकता, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। क्योंकि मैं कहूंगी जो सामने हम करते हैं उतनी ईमानदारी ऑनलाइन में नहीं है, वो ईमानदारी नहीं है। जी जी जी, त्रिलोक आप अपने विद्यालय में कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये विद्यालय की बात है, विद्यालय से ही सभी जुड़े हुए हैं, हम सभी शिक्षक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन की, तो जब भाषा की बात आती है तो निश्चित तौर पे, जैसे कि आप सभी ने कहा कि 4 कौशल है, चारों कौशलों का यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। और ये ऑनलाइन हो जाने की वजह से थोड़ी चीज़ें जो हैं और आसान हो गई हैं, मैं ये कहूँगा। निर्भर करता है, मैं जैसे कहा कि ये निर्भर करता है ना, ये किस प्रकार से आप लेते हैं इस चीज़ को, कैसे आप उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं, और कितने या यूं कहूँ कि अपने आप को कितने बेहतर बनाते हैं आप। शिक्षण के क्षेत्र में वही सफल होता है जो तैयार होता है, वो कक्षा से पहले, कक्षा के दौरान और कक्षा के बाद। मूल्यांकन सर्वप्रथम शिक्षक को स्वयं का करना चाहिए कि सफल हुआ है जी। सफल कहाँ तक हुआ है? शिक्षक अगर सफल नहीं होता है तो विद्यार्थी भी सफल नहीं होगा। यदि पढ़ाते वक्त शिक्षक को आनंद नहीं आता तो ये मानकर चलिए विद्यार्थी भी आनंदित नहीं होगा। नहीं, क्योंकि जो काम करने में अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है तो विश्वास मानिए वो तो आप कभी नहीं पहुंचा पाइएगा। जैसे ये ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर आप आनंदित नहीं हैं तो वो नहीं पढ़ पाएगा, लोग नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? इसलिए नहीं सुन पाएंगे क्योंकि उनको वो चीज नहीं मिलेगी जो वो चाहते हैं। और शिक्षण हो, जिंदगी हो, या आपका अपना खुद का व्यवसाय हो, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो आनंद है जी। अगर आप आनंदित होते हैं पढ़ाते वक्त, विश्वास मानिए कोई भी कक्षा हो, चाहे वो पारंपरिक हो चाहे ये आभासीय हो, दोनों सफल होंगे। ये तो भूमिका रही निश्चित तौर पे। पढ़ाता कैसा या कैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे अभी आपको सुना रहे हैं वैसे ही हम सुनाते हैं कक्षा के दौरान। सीधी सी बात है। यहाँ पर जब हमको कुछ प्रेजेंट करना है, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली चीजें क्या होती थी, एक किताब दिखाऊंगा तो वो क्या होता था कि बच्चों को, अब मैं यहाँ खड़ा हूं तो वो पीछे वाला बच्चा नहीं देख पाता था। सबसे बड़ी बात, पीछे वाला बच्चा जिसको मैं LLB कहता हूं, है ना, तो वो नहीं देख पाता था, परंतु वो LLB किया हुआ बच्चा भी अब देख पाता है क्योंकि मैं प्रेजेंट कर पाता हूं। ये बहुत ही बारीक चीज है, लोग पकड़ नहीं पाते या नहीं, हम सभी कर रहे हैं, परंतु ये यथार्थ है। हमें जब भी शिक्षण की दुनिया में जाना हो, सबसे पहले प्रश्न तो ये कीजिए कि क्या आप सही माने में शिक्षक बनना चाहते हैं? क्या अपने आप को तैयार कर लिए? क्या आप रात भर जागकर अपनी तैयारी करने को तैयार हैं इस कोरोना काल में? क्या अपने परिवार को भूलना आपके लिए संभव है? क्या आप रात भर बैठकर PPT बना पाएंगे? क्या आप ऑडियो रिकॉर्ड करके बच्चों को भेज पाएंगे?
क्या वीडियो बनाकर बच्चों से मंगवा पाएंगे? क्या आप जो भी है पत्रकारिता की दुनिया में बच्चों को जोड़िए ना। हम लोग करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, कोरोना का काल है, बच्चों से साफ तौर से कहते हैं आप एक काम कीजिए, आप एक इंटरव्यू ले लीजिए आपके अपने घर में अपने माता पिता का, इस दौरान आपको कैसा लगा। एक काम अभी दिया गया था, वैक्सीन को लेकर लोगों में भय है ना, तो उस पर चर्चा कीजिए अपने परिवार वालों से। तो वो वीडियो छोटे छोटे बच्चे बनाकर भेज देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं, 1 मिनट का। आप तो नहीं पता कि आने वाले समय में वो बच्चा कितना बड़ा एंकर हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, नहीं पता। आपको नहीं पता कि किस प्रकार से वो बच्चा जो है आने वाले समय में बहुत बड़ी वक्ता बन सकता है, क्योंकि जब वो रिपोर्टिंग करता है तो वो वहां पे लिखता भी है, प्रश्नावली भी बनाता है ना जी, प्रश्नों को भी तैयार करता है। और प्रश्न जो है यहाँ पे शिक्षक निश्चित तौर पे अपने आप को तटस्थ रखें, ये महत्वपूर्ण चीज है। ईमानदारी से हम शिक्षक अभी काम करें, किसी क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो। विश्व में सबसे बड़ी जो कीमती चीज है वो कहीं खोती सी चली जा रही है, वो ईमानदारी। इसे हमें पकड़ के रखना है। जो लोग पकड़ लेंगे शिक्षण की दुनिया में, वो चमत्कार करेंगे, ये यथार्थ है। आपकी कक्षा जब आप पढ़ाते हो तो पढ़ाते वक्त भी आप किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं ये निर्भर करता है। मैंने धीरे बोला परंतु सबकी निगाहें मुझ पर थीं। ये शिक्षण कौशल है, ये शिक्षण कौशल है ना, ये विधि है। यही तो सिखाना है, हमें सीखना है कि बच्चा किस प्रकार से डर रहा है कक्षा में। कहानी हम पढ़ाते हैं, क्यों रो रहा था, आखिर वो रो क्यों रहा था, मुझे नहीं पता। उसने ओले उठाए, खा लिया, हे भगवान वो कहाँ गया। ये शिक्षण है। क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है, आपके हृदय को तरंगित कर रही है? निश्चित तौर पे शिक्षण सफल होगा। ये महत्वपूर्ण है। जब कहानी आप सुनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये भी शिक्षण की चीज है। आप किस तरह से पढ़ाते हैं कक्षा में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मूल्यांकन आप दे दीजिए। नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे और मैं आज आपको अपने माता पिता से मिलाता हूं जो वैक्सीन से कुछ डरे हुए हैं, और वाजिब भी है। क्यों? क्योंकि लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो वैक्सीन कब लेते हैं। हाँ मैडम, बताइए आप क्यों डर रही है वैक्सीन से? ये रहा आपका पूरी तरह से बोलने का तरीका। बच्चों को सिखाइए, आप खुद कीजिए ना पहले। हम जब करेंगे और वो जब वीडियो बना के भेजेगा आपके पास, तो आप मूल्यांकन हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास आदर्श है। क्या हम आदर्श शिक्षक हैं? क्या हम आदर्श रूप में वाचन करते हैं? क्या हम शब्दों पर ध्यान देते हैं पढ़ाते वक्त, वाचन करते वक्त? क्या हम जब कहानी सुनाते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलाते हैं? नहीं चलाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बच्चा बड़ा आनंदित होकर सुनेगा। माफ कीजिएगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, है ना। क्या आप कविता जो है रैप करके सुनाते हैं? हे हे हे, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले बनी कहानी। यस, ये पढ़ाने के तरीके हैं। इसे हमें जानने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पर हर माध्यम सफल होगा यदि शिक्षक सफल होगा अपने शिक्षण की विधियों में, अपने आप को तैयार करेगा। आप जिस प्रकार से, मान लीजिए कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं, वहां बीच में आपने क्वेश्चनर दे दिया, मूल्यांकन की बात हो रही थी, तो मूल्यांकन मैंने किया, श्रवण की। जब बच्चा को आप आपने दिखा दिया, उस कहानी को आपने पढ़ा, फिर बच्चा पढ़ रहा है, आप सुनिए। पहले आदर्श वाचन आप कीजिए, तभी तो आप मूल्यांकन कीजिएगा। क्योंकि जब तक हम आदर्श रूप नहीं दिखाएंगे बच्चे को, तो मूल्यांकन का है क्या? बच्चे को तो मालूम ही नहीं। क्या हमने उस परीक्षा में उत्तीर्ण, अपने आप को उत्तीर्ण किया? क्या वो प्रश्न सही माने में हमारे लिए रोचक था? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत जरूरी है।
हम शिक्षण की दुनिया में हैं। नवाचार जो शब्द है निश्चित तौर पे बड़ा ही चमत्कृत कर देने वाला है, परंतु विश्वास मानिए ये शब्द नया नहीं है, युग युग से चला आ रहा है। चाहे वो भारत की भूमि हो, विदेश की भूमि हो, हर कुछ नया करने की जो प्रक्रिया है वही नवाचार है। हर कुछ पढ़ाने के तरीके में जब आवाज बदलती है तो वो भी नवाचार है। तो ये पढ़ाने के तरीके हैं, इसे जानने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम प्रश्न बनाते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ हम मूल्यांकन करते हैं किस चीज की? यहाँ पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात होती है, वो सृजनात्मकता वाली जो है ना, वो संश्लेषण वाली जो है ना, 6 ऋतुओं के समान है, वहां पर भी आती हैं वो चीजें। इसे क्या हम लोग बच्चों तक पहुंचाते हैं? क्या हम उन्हें बताते हैं किस तरह से हम मूल्यांकन कर रहे हैं? ये 6 के 6 मूल्यांकित कर पाते हैं कि अच्छा बताओ ये राजा कहाँ गया था, राम कहाँ गया था, श्याम कहाँ गया था? ये तो सिर्फ बौद्धिक स्तर पर है। काहे का मूल्यांकन? बच्चा रटेगा, सुना देगा। इस कहानी के जो है रचयिता कौन है, बच्चा सुनेगा, सुना देगा। परंतु क्या आपने कभी उन्हें कहा कि अगर इसमें कुछ ऐसा होता, यदि आपको कह दिया जाए कि वहां पे जब हम लोग ईदगाह वगैरह पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो वहां पे कह दिया जाए कि अगर हामिद उसकी जगह होता तो क्या होता, तो बच्चा क्या सोचता? चिमटा बेचता होता तो क्या होता? यहाँ वो बच्चा सोचेगा। क्या आपने बच्चे को सोचने का समय दिया? यही काम हम शिक्षक कर रहे हैं, अपनी कक्षाओं में कर रहे हैं। ऑनलाइन कक्षा जब होती है तो वो दोनों तरफ से चलती है, संवादात्मक होता है। आज आप में से बहुत लोग जुड़े होंगे, डॉक्टर प्रसून जी भी थे, उनकी मैं ज्यादा नहीं रह पाया, परंतु वहां सुना संवादात्मक जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत बेहतरीन किया, बहुत अच्छी थी सर, मैं जुड़ी थी उसमें, काफी सर बहुत अच्छा बता रहे थे और बहुत बेहतरीन था। और इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने दिखाया, उनको नमन है। और इन लोगों से हमें सीखना है, जानना है। आप सभी जो है यहाँ पर जहाँ पर भी हैं, सबसे पहली बात है कि आभासी दुनिया है। मूल्यांकन करते वक्त हमें, मूल्यांकन पत्र बनाते वक्त बुनियादी चीजों को ध्यान में रखना है। क्या बच्चा सही में इसको एंजॉय करेगा, आनंदित होगा, है ना? तो वैसे प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि लंबे हो गए तो हाँ, एक और बात, टंकण की बात आई। ये सबसे प्रिय विषय रहा है मेरा, टंकण का विषय जो है कि विद्यार्थी कर पाते नहीं कर पाते हैं। विश्वास मानिए, मेरे विद्यालय के, जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ, वहां पे अधिकतर विद्यार्थियों को मैंने सिखा दिया है कि आप बोलकर टाइप कैसे करेंगे। वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको परियोजना कार्य कहते हैं, उसे वो बोलकर टाइप करके जमा करते हैं। यहाँ तक कि जो चैट में आता है वो हिंदी में बच्चा बोल के टाइप करता है, क्योंकि मोबाइल से जुड़ा हुआ है, बोलता है। सर देखिए मैंने किया, कि बच्चों में रुचि जागृत होगी। बहुत आसान तरीका है, जब बच्चों को दरवाजा खोल दीजिएगा ना, बच्चों के लिए ज्ञान का जब पिटारा खुलेगा और जब आप स्वयं आदर्श रूप प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे आनंदित होंगे। इसलिए सर्वप्रथम जहां कहीं पर भी हैं, मूल्यांकन करते वक्त सर्वप्रथम हमें अपना मूल्यांकन करना है। बाकी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि जूम है, बहुत सारे पटल हैं। जैसे गूगल क्लासरूम पे बच्चे लिख कर अपना जो है सारी चीजें भेज देते हैं, हम उसे टिक करके समझा कर दे सकते हैं, नोट बना सकते हैं। हाँ, अपने वहां पर वो बच्चे अपना वीडियो जो है डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं। आप ऐसा काम कीजिए। ये सारी चीजें जो हैं भाषा के लिए महत्वपूर्ण है, और नई शिक्षा नीति इन्हीं चीजों पर जोर दे रही है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रश्न आए हैं, और इनको हम लोग आने वाली कड़ियों में लेंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है। मैं आप पर ये मंच पुनः या फिर आपको सौंपता हूँ। जी नो। जी, अब सुषमा जी से सुनना चाहेंगे कि आप अपने विद्यालय में मूल्यांकन किस तरह से कर रही हैं इस ऑनलाइन की दुनिया में, आभासी दुनिया में। जब से ये आभासीय शिक्षण शुरू हुआ है, हम लोगों ने ना तो बच्चों को विद्यालय बुलाया है, ना हम खुद विद्यालय गए हैं, और हम घर से ही पढ़ा रहे हैं। और हमारे विद्यालय में मूल्यांकन जो है उस पर मैं विद्यालय को क्या, मैं साधारण तौर पे भी कहती हूँ, छोटे बच्चों का कोई मूल्यांकन जो नहीं है, अंकों के रूप में नहीं है। उनके प्रयत्न को देखा जाता है, और उनके सीखने के समय का भी ध्यान रखा जाता है कि कौन बच्चा कितने समय में सीखा। तो उस पर भी कोई
ऐसा जोर हम लोग नहीं देते हैं कि हर बच्चे को 15 मिनट में ये बात सीख कर और हमें सुना ही देनी है या हमें दिखा ही देनी है। तो हम उनके जैसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड लर्निंग, हम उसको भी ध्यान में रखकर चलते हैं। उन सुविधाएं तो विद्यालय में बच्चों के पास बहुत हैं और हम लोग भी जितना उनको समझा सकते हैं दे सकते हैं देखते हैं, पर हम अपने मूल्यांकन को अंकों में नहीं जोड़ते। हम उनके प्रयत्न को देखते हैं कि जब हम उनको कोई चीज बता रहे थे, हमने बताई या उन्हीं से खोज करवाई या उन्हीं के जरिए हम किसी एक कंसेप्ट को कर पाए, तो उन्होंने ही उसको खोजा, उन्होंने ही बताया। उसमें पूरे ग्रुप ने या पूरी कक्षा के किन बच्चों ने उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, किन बच्चों ने उसको जो है वो कितनी जल्दी उस पर ये ध्यान दिया कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये चीज सीखनी या समझनी या बतानी है। तो हमने जो बताया उसको भी उन्होंने उसको जानने में और उसको आगे बढ़ाने में या समझने में कितना समय लगाया, ये उनका एफर्ट हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि आभाषी पटल पे जो बच्चे बिल्कुल कभी इंट्रोवर्ट थे, बोलते नहीं थे, वो अब बोलते हैं और हिस्सेदारी दे। तो कुछ बच्चे जो थे जो बड़े चंचल स्वभाव के थे, वो उन्हें लगता है कि हमें तो सब आता है तो हमें क्या करना, हम क्यों इसको आगे बढ़ाएं। पर जब उन्हें लगता है कि ये जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो मिस जो है वो ध्यान से सुन रही है और सारी कक्षा सुन रही है, तो उनका जो वो एक लापरवाही वाला रवैया कह दें, हालांकि ये शब्द सुंदर नहीं है, लेकिन जो उनका बचपना है कि हम सुने या ना सुने, हम करें या ना करें, वो कहीं जो है उस पर हम विजय पा लेते हैं, क्योंकि फिर वो उसको करना चाहते हैं। तो उनका जो भी वो जो सीख रहे हैं, हम उनको उनके ही स्तर से कितनी ऊपर वो अपने एफर्ट से जा रहे हैं और कितनी चीजों को, जरूरी नहीं है कि मैंने उनको ए सिखाया तो उन्हें ए आना चाहिए या आ सिखाया तो आ आना चाहिए। अगर उससे संबंधित उसने कई शब्द भी कह दिए तो हमें पता चल गया कि ये उस साउंड तक पहुंच गए, या हम उससे तो हम उनके एफर्ट को देखते हैं और उसी पर हम उन्हें कमेंट्स या उनको आगे बढ़ने के लिए जो और उपाय वो अपने लिए कर सकते हैं कि भाई तुम्हें इसमें क्या करना चाहिए, और इस तरह का एक छोटा मोटा फीडबैक उनको देते हैं जो अपने आप में शब्दों में काफी स्ट्रांग हो, कि बच्चा समझ जाए और प्रोत्साहित भी हो जाए कि मैं ये कर सका, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं तो, जबकि पुराने जमाने में शुद्धलेख चलता था, आज भी चलता है, स्पेलिंग के लिए हम वर्तनी देते हैं, पर मैं वर्तनी में हमेशा ये कहती हूँ, जो माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे को तो जल्दी से कोई मात्रा नहीं समझ में आ रही, मैंने कहा आप जब वो मात्रा लेके चलेंगी जिससे उसने अभी सीखा है और वो पक्का नहीं हुआ है, तो उसे लगेगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप अगर 5 शब्द भी दे रहे हैं तो 4 ऐसे दीजिए जो वो कर सकता हो, फिर 5वें पर उसे चैलेंज मिलेगा कि ये नई आवाज आई है, इसे मुझे सीखना। तो हम उनका मूल्यांकन उनके ही स्तर से करते हैं और हम उनके एफर्ट को देखते हैं, ना कि हम उन्होंने आज कितना सीख लिया, कल कितना सीख लिया और उस सीखने में उन्होंने प्रयत्न कितना डाला, इस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये हमारा आभाषीय पटल पे भी सहजता से हो जाता है, क्योंकि बच्चे चारों कौशल में कुछ ना कुछ तो करके दिखाते हैं और हम उनको उन्हीं के स्तर पे उनका मूल्यांकन करते हैं कि वो अपनी एफर्ट से कितना आगे जा पाए हैं। तो हम उनका परीक्षण जो है परीक्षक की तरह नहीं करते हैं, हम सिर्फ उनको ऑब्जर्व करते हैं कि अब यहाँ से हमें उस बच्चे को कहाँ ले जाना है, क्योंकि ये उसकी परीक्षा नहीं है, ये हमारी भी परीक्षा, हमारी परीक्षा भी है कि हम उसको किस लेवल तक उसको पहुंचने के लिए प्रेरित कर पाए, समझने के लिए समझा पाए, या जो भी हमारा एक एज ए फैसिलिटेटर या एज ए शिक्षक रोल था, हम उसे कैसे, जैसे त्रिलोक जी ने भी कहा कि आपने क्या सिखाया और कितनी मेहनत आपने की, तो हमारा एफर्ट भी उसके एफर्ट में परिलक्षित होना चाहिए। तो ये चीज हम कोशिश करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम लोग, हर व्यक्ति और हर शिक्षक हर जगह हर समय बहुत सही रहेगा, पर हम भी अध्येता है, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, और हम भी बच्चों को मैं बता देती हूँ कि ये गलती हो गई मुझसे, तो अगर हम अपनी गलती बच्चे को बताते हैं तो उसे विश्वास होता है कि मैंने गलत किया, कोई बात नहीं, मैं अगली बार सही कर लूंगा। तो शिक्षक को अपनी गलती बच्चे के सामने, और मेरे से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, हम कोई भी चीज लगाना भूल सकते हैं,
तो हम बताते हैं, हम गलतियां बताते हैं अपनी कि पता मैंने बचपन में ऐसी गलती की थी, मैंने कल ऐसी गलती की थी, और आज तो मैंने बाघ दिया है लेने को, बाघ लिखने को कहा और चीते की पिक्चर दे दी है। तो मतलब ये हम गलती को मानने को तैयार रहते हैं। तो ये जी, हमारे इस जी। व्यवहार से जैसे हम गलती करते हैं और हम स्वीकारते हैं बच्चों के सामने, तो हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि गलतियां सबसे होती हैं और गलती करने पर पछताने के बदले उसको पहले तो स्वीकारना है, ये हम बच्चों को सिखा देते हैं। यस, तो अच्छी बात है। हम शिक्षक हैं, हमारे हर एक गलती से या हमारे हर एक शब्द से, हर एक ध्वनि से हमारे बच्चों को हम कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएं, ये हमारा शिक्षक होने का धर्म होता है। तो मैं आपके धन्यवाद, आपके जवाब के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर, सही बात। बिल्कुल, रीता मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि रीता मैम ने ये कहा कि पहले बच्चों को हम ये सिखाएं कि जो गलती हो गई है उसे स्वीकारना सीखे पहले। बहुत सुंदर रीता मैम, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो धन्यवाद आप सभी का। अब मुझे लगता है कि समय लंबा हो चला है, ज्यादा हम लोग बैठ गए हैं, उठने का मन तो नहीं हो रहा है। चेहरे इतने खूबसूरत हैं सामने कि कैसे चले जाएं। स्क्रीन ऑफ करने की इच्छा नहीं हो रही है, परंतु समय को देखते हुए चर्चा परिचर्चा पे अगर विराम ना लगाए तो ये सारी रात होती रहेगी और चर्चा परिचर्चा का कोई अंत नहीं होगा। इसलिए मैं एक बात कहूंगी रीता जी, एक बात कहूंगी कि जो हमारी क्लासेस होती हैं, आज की प्रोग्राम मुझे अपनी क्लास जैसे ही लगा कि एम आई ऑडिबल, मैं वहां पर हूँ, फिर मैं साइन आउट हो रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ। बिल्कुल क्लासरूम जो आज डेली जिसे फेस करते हैं वो सामने ही था आज। जी, और मैं थी ना। शालिनी जी, आप अपना होमवर्क दिखाइए। त्रिलोक जी, आप अपना होमवर्क बोलिए। जी, शालिनी जी, जो प्रश्न था ना कि कोरोना ने कैसे शिक्षण प्रणाली बदली, तो सच में आज ये जो नेटवर्क का व्यवधान और बार बार मैं ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे देख सकते हैं, तो मैम नेटवर्क चला गया, मोबाइल डाटा नहीं, इन सब चीजों को हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव किया। खास करके संचालिका के रूपों में, तीनों संचालिकाओं में मैंने बहुत अच्छे से इसको अनुभव किया, और मैं समझ सकती हूँ कि अभी बच्चे कैसा महसूस करते थे जब वो कनेक्ट नहीं हो पाते, और उनका परीक्षा के समय में जब वो मूल्यांकन की बात हो रही थी तो मैं काफी कुछ कहना चाह रही थी, मगर नेटवर्क की समस्या के कारण मैं नहीं, आज मैं अपने बहुत सारे विचारों को यहाँ पे नहीं रख पाई, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। तो फिर कभी रिंकी, इसमें चिंता ना कीजिए, हम लोग फिर अभी कार्यशालाओं में आएंगे, और अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। हाँ, अभी संभवतः हमारे दर्शक दीर्घास में जो लोग हैं उन्हें इस कार्यक्रम को हम लोग थोड़ी बहुत कमी के साथ भी उन्होंने इसको स्वीकारा होगा। तो त्रिलोक जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हम लोग शायद इसको का समापन करें, और जो भी अगर आपको उचित लगे आप उसके साथ करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर सविता मिश्रा जी यहाँ जुड़ी, और ये यूं कहूँ कि ये यहाँ ना लाइटनिंग होती, ना दामनी चमकती, और ना यहाँ पर नेटवर्क जाता, तो मेरे ख्याल से वो पूरे समय रहती जरूर। खैर कोई बात नहीं। तो यही है आभासी दुनिया, और इससे हमको जूझना है, और इससे जूझ कर पार जाना है, क्योंकि हम गुरु हैं, और गुरु का उद्देश्य ये होता है, गुरु का अर्थ ही होता है अंधेरे के उस पार। अंधेरे के उस पार अर्थात वहां पर जो रोशनी की ओर ले जाए। वो दामनी भी चमकी है, वो अंधेरे में ही चमकी थी, वो रोशनी दिखाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो भी स्थिति हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, हारना नहीं है, क्योंकि शिक्षक जिस दिन हार जाएगा उस दिन देश बैठ जाएगा। ये याद रखिए, विश्व बैठ जाएगा, कोई तरक्की नहीं होगी, कोई तरक्की नहीं होगी, जितने भी हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि शिक्षक अगर ना हो तो शायद ये समाज ही सुशिक्षित और सुसभ्य ना हो सके। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, शब्दों से खेलना वगैरह जो भी ये सारी चीजें हैं, परंतु क्या हम सही माने में विद्यार्थियों को सच्चा इंसान बना पा रहे हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। और इन चीजों को नई शिक्षा नीति जो है धीरे धीरे
धीरे धीरे लेकर जा रही है और कर रही है। मुझे विश्वास है पहले भी हुआ है। अपना भारत जो है महान देश है और महान महान शिक्षक हुए हैं, अभी भी हैं और आगे भी होंगे, जो पूरे समाज को आलोकित करेंगे, रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि हिंदी शिक्षण मंच जो है इसी उद्देश्य के साथ आपसे जुड़ा हुआ है कि आप तक पहुंचे और कुछ आप हम तक पहुंचे और एक दूसरे को जोड़ते हुए आगे हम बढ़ते रहें, विद्यार्थियों से जुड़े, विद्यार्थियों को समझें। इस कार्यशाला मेरे मुख से निकल रहा है तो ये अच्छी बात है, आप करने वाले हैं और जी हमारे आगामी आने वाले कार्यक्रमों की सूची त्रिलोक सर जी अभी ही बता दे रहे हैं कि कार्यशाला आने वाली है। आप सभी जुड़िएगा क्योंकि इस कार्यशाला में जो है बड़े बड़े दिग्गज जुड़ने वाले हैं, काफी लोग जुड़ने वाले हैं। हम लोग तो होंगे ही, हमें आप सुनेंगे ही, उन्हें भी हमें सुनना है, आपको सुनना है, तो बने रहिए। अगर व्यवधान आया है तो कहा जाता है जहाँ रुकावटें आती हैं, रुकावटें जो है वो बेहतर करती हैं, ब्रेकर जो होता है ना बेहतर करते हैं, तो वो चिताती भी हैं, हमें बेहतर भी बनाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है मन में समेटे रखिए, कोरोना काल को दरकिनार कीजिए और शिक्षण को, अपने आप को, दोनों को दुरुस्त कीजिए, तन मन दुरुस्त रहें, तुम बने, बेहतर तरीके से पढ़ाएं, बच्चों तक पहुंचे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी को नमन है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, मास्क पहनना ना भूलें और बच्चों को भी सिखाएं। मास्क पहनिए, मुस्कुराते रहिए, परंतु मास्क के भीतर मुस्कुराइए। आप सभी को नमन। फिर होगी मुलाकात नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद। और जितने हमारे जुड़े हैं आप सभी को नमन, सभी को प्रणाम, उन्हें भी नमन। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। सभी को नमन, पटल को नमन। जी बिल्कुल नमन। फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और जिनके प्रश्न छूट गए हैं, जो मुझे नहीं दिख रहे हैं, उनको भी हम समेटेंगे कार्यशालाओं में और अगली परिचर्चाओं में। आप सभी को नमस्कार। हिंदगी, हिंदी है जिंदगी।